Are you struggling with the concept of solutions in chemistry for Class 12, CBSE, and other state boards? Ignited Minds Tutorials is here to help. We have uploaded a series of videos covering all the necessary topics related to solutions, specifically designed to help you prepare for your board exams as well as competitive examinations like IIT, NET, CET, and more. Our easy-to-understand explanations and in-depth analysis will help you grasp the concepts with ease. Whether it's understanding the different types of solutions, calculating molarity, molality, or understanding colligative properties, our tutorials cover it all. With our comprehensive study material and expert guidance, you can be sure to ace your exams with confidence. So, why wait? Join us on this learning journey, and let's explore the fascinating world of solutions in chemistry together. Whether you are a visual learner or prefer step-by-step explanations, we have got you covered. Get ready to ignite your mind and excel in your academic pursuits. Okay, बच्चा पार्टी वी वर डूइंग सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज और कुछ थोड़ा सा रिकैप अपन कर लें। अगर सॉल्यूशंस होते क्या हैं, इट इज बेसिकली समथिंग दैट इज फॉर्म बिटवीन अ सॉल्यूट एंड अ सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। You are no longer going to have this concept in mind that solute is something which is solid and solvent is something which is liquid. So solute means what, people? Solute means which is present in smaller quantities, and solvent which means that it is present in higher quantities. That's how you basically differentiate between the. Okay, is there a possibility that in a solution there could be more than one solute? Yes, very much a possibility. Is there a possibility that in a solution there could be more than one solvent? No, not at all. सॉल्वेंट एक ही होगा, जो भी हाईएस्ट क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा वो सॉल्वेंट होगा। जैसे एयर में विच इज बेसिकली अ गैसियस मिक्सचर, उसमें ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, सारा सब कुछ है। तो उसमें सबसे ज्यादा कौन प्रेजेंट है? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन आपका क्या हो जाएगा भाई साहब? सॉल्वेंट। बाकी सारे क्या हो जाएंगे? आपके सोल्यूट। ठीक है, दीज वर थिंग्स दैट वी हैड कंसिडर्ड। और क्या कंसिडर किया था भाई साहब हमने? ये अलग अलग टाइप के सोल्यूशंस होते हैं। सॉलिड इन सॉलिड होता है, सॉलिड इन सॉलिड मतलब जितने आपके अलॉयज होते हैं वो होता है। सॉलिड इन लिक्विड होता है, लिक्विड इन लिक्विड होता है, गैस इन लिक्विड होता है, सॉलिड इन गैस होता है। तमाम तरीके के आपके अलग अलग सॉल्यूशंस बनते हैं। सारे सॉल्यूशंस का फंडा क्या है भाई साहब? ये आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं लेकिन इसमें आप केमिकल रिएक्शन नहीं पढ़ रहे। दिस इज वन ऑफ ऑड चैप्टर्स इन केमिस्ट्री वेयर इन यू आर नॉट कंसिडरिंग केमिकल रिएक्शंस हैपनिंग। क्योंकि अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट में केमिकल रिएक्शन हो गया तो दे विल नॉट फॉर्म अ सॉल्यूशन, दे आर गोइंग टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट ऑल टुगेदर। और वहां पे ना ही हेनरीज लॉ एप्लीकेबल होगा, ना ही रॉड्स लॉ एप्लीकेबल होगा, ना ही आपके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, सो द सेकंड थिंग इज दैट वी नीड टू बेयर इन माइंड कि भाई अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट में केमिकल रिएक्शन हो गया तो ये इस चैप्टर के दायरे के बाहर हो जाएगा। इट इज नॉट गोइंग टू फॉल, एनी ऑफ द कॉन्सेप्ट्स विल नॉट बी एप्लीकेबल। ठीक है, क्लियर है? और फिर क्या है भाई साहब, हमने देखा कि जो कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स है वो देखे हमने। ठीक है, कि क्योंकि आपको कॉन्सेंट्रेशन मैटर करता है यहाँ पे। ठीक है, तो आपका कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में आपने देखा कि मोलारिटी क्या होती है, मोलालिटी क्या होती है, नॉर्मेलिटी क्या होती है। सो एक झटके में फटाफट अगर हम बताएं भाई साहब, मोलारिटी इज व्हाट? नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर। नॉर्मेलिटी इज व्हाट? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर। नाउ व्हाट इज ग्राम इक्विवेलेंट्स? ग्राम इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द सोल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास। व्हाट इज इक्विवेलेंट मास? इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास upon n factor. Now n factor is different for salt, n factor is different for acid, n factor is different for base, and n factor for oxidation reduction। जितने आप इलेक्ट्रॉन्स को एडजस्ट करते हो वो हो जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका कैलकुलेशन। सो नॉर्मेलिटी में हमारा प्लस पॉइंट ये है कि ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ एनी रिएजेंट A will react with gram equivalents of a reagent B। इसीलिए हम नॉर्मेलिटी को यूज करते हैं। अदरवाइज इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मेट ऑफ एक्सप्रेसिंग द कॉन्सेंट्रेशन। The other formats to express concentration seldom used जो होता है वो है फॉर्मेलिटी, वो होता ही नहीं है ज़्यादा करके यूज। फिर आता है आपका भाई साहब पार्ट्स पर मिलियन, देन वी हैव वेट बाय वेट परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ये तमाम तरीके हैं जिससे आप एक सोल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, ओके, सो हमने एक्सटेंसिवली इक्विवेलेंट वेट पे कुछ सवाल किए हैं। ठीक है, आपके नॉर्मेलिटी को थोड़ा सा समझा है। N1V1 इज इक्वल टू N2V2, इस इक्वेशन पे भी हमने शायद एक सवाल किया है। ठीक है, सो ये सारे आप पे कौन, ये आपका चैप्टर का स्केलेटन एस्पेक्ट्स हैं। समझ में आ रहा है भाई साहब? एक
स्केलेटन देखा होगा आपने, उसके जो चिंटू पिंटू बोन्स होते हैं, ठीक है, वो हैं। मतलब जैसे आपने ये जो आपका कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स है ये पहली बार नहीं पढ़ रहे, आप दोनों भी बोर्ड्स में सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में आप ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं, लेकिन सोल्यूशन में इसको थोड़ा सा रिकॉल करते हैं क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। खासकर जो आपका इंपॉर्टेंट है वो है आपका मोल फ्रैक्शन, ठीक है। मोल फ्रैक्शन इज वन कॉन्सेंट्रेशन टर्म विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो वो सब हम देखेंगे। फिलहाल हमारे लिए जो चीज़ें क्लोज हो चुकी हैं वो होता है कि सोल्यूशन का बेसिक इंट्रोडक्शन, सोल्यूशन कितने तरीके के होते हैं, सोल्यूशन का मेजर और क्राइटेरिया क्या है, किसको हम सोल्यूशन बोलेंगे, जैसे केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए, प्लस आपके नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी और आपका जो और क्या पढ़ा है हमने, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी, ये 3 टर्म्स हमने कॉन्सेंट्रेशन के पढ़े हुए हैं, ठीक है। सो विल कंटिन्यू फर्दर। ओके, सो व्हाट विल यू लर्न, सोल्यूशन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक कंपोनेंट्स ऑफ अ सोल्यूशन। तो सोल्यूशन भाई साहब होता क्या है, ठीक है, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं। कंपोनेंट्स ऑफ अ सोल्यूशन, आइडेंटिफाइंग सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, मेजरिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशंस। तो मेजरिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन पे हमने थोड़ा सा कवर किया है। What is a solution people, हम, ठीक है, when two or more chemically, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, chemically non reacting substances, they should not be reacting to each other। अगर दो चीजों ने अपने एक दूसरे से रिएक्ट कर लिया, they can never form a solution। जो भी आप इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, जो भी लॉस पढ़ रहे हैं, जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, वो उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा, इस चैप्टर के दायरे के बाहर हो जाएगा, ठीक है। सो केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेज आर मिक्स्ड, a homogeneous mixture is formed and this is known as a solution, ठीक है। homogeneous mixture मतलब जिसकी प्रॉपर्टीज सेम थ्रू आउट हो, जिसके प्रॉपर्टीज में कोई डिफरेंस ना हो, ठीक है। ओके, homogeneous mixtures are those solutions where the substances tend to mix uniformly with each other। तो ये substances uniformly एक दूसरे के साथ मिक्स कर रहे हैं। a homogeneous mixture is a gaseous, liquid or solid mixture that have uniform composition and properties throughout a given sample, ठीक है। तो मतलब क्या है भाई साहब, दैट हैव यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन एंड प्रॉपर्टीज थ्रू आउट अ गिवन सैंपल। तो इसका भाई साहब एक सिंगल फेज ही होगा, होमोजीनियस मिक्सचर विल हैव ओनली अ सिंगल फेज, इट विल एग्जिस्ट ओनली इन अ सिंगल फेज, ठीक है। तो जैसे शुगर इन वाटर, इंक इन वाटर एक्सेट्रा, ये आपका सिंगल फेज है, ओनली सिंगल फेज इज विजिबल, ठीक है। सिंगल फेज मतलब समझ सकते हो, फेज मतलब क्या होता है, या तो सॉलिड फेज में, या तो गैसियस फेज में, या तो लिक्विड फेज में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, क्लियर है। सो होमोजीनियस मिक्सचर्स में एक सिंगल फेज आपको अवेलेबल होगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये सारे आपके की वर्ड्स हो गए भाई साहब जो आपको डेफिनेशन में बताना पड़ेगा। एक तो होगा भाई साहब आपका केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, होमोजीनियस मिक्सचर का फॉर्मेशन होना, दिस इज नोन एज अ सोल्यूशन। अभी होमोजीनियस मिक्सचर होता क्या है, ठीक है, which tend to mix uniformly with each other। A homogeneous mixture can be either gaseous, liquid or solid that have uniform composition and properties। तो इनकी composition और properties जो है तो uniform होती है throughout a given sample, और single phase ही possible है, ठीक है। homogeneous mixture का एक ही phase possible है, it cannot exist in multi phases। Are we clear to this one people? ठीक है। तो जैसे sugar in water हो गया, ink in water हो गया, all these are basically एक ही phase में है, they all are in one phase, okay। Any questions are people? तो जैसे अगर आप देखोगे solution and its characteristics, when sugar is dissolved in water it forms a homogeneous mixture। मतलब भाई साहब आपने जैसे शक्कर को डिसॉल्व किया, इसको स्टर करके हो या गर्म करके हो, तो हर एक कण कण में अभी आपका क्या हो जाएगा, द शुगर हैज डिसॉल्व, ठीक है। आप एक सिप यहां से लोगे, यहां से लोगे और यहां से लोगे, आपको सेम टेस्ट आएगा, ठीक है। अमाउंट ऑफ शुगर दैट इज एक्चुअली डिसॉल्विंग विद इन वाटर इज गोइंग टू रिमेन अ सेम, ठीक है। When sugar is dissolved in water, it forms a homogeneous mixture. The sweetness is the same in all parts of the solution. So whether you take a sample from this part or this part or this part, the amount of sweetness that you are going to get would be the same, ठीक है, because it has uniformly dissolved, एक homogeneous solution बना रहा है। The composition is the same throughout the sugar solution। तो पूरे sugar solution में आपको same composition मिलने वाला है, ठीक है, ओके। All right people, हम इंक इन वाटर देख लो भाई साहब, ये आपका क्या हो गया, देखो शुगर इन वाटर किस टाइप का सोल्यूशन हो गया, नहीं होमोजेनियस तो है बट फेज अगर आप देखोगे, सो दिस इज सॉलिड इन लिक्विड, और सिंगल फेज लिक्विड में ये एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। आपका फाइनल जो सोल्यूशन बना है वो किस एक फेज में एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज लिक्विड, ऑल्दो इट इज अ सॉलिड विच इज गेटिंग डिसॉल्व्ड इन अ लिक्विड, बट आपका एक सिंगल फेज में ये एग्जिस्ट कर रहा है विच इज लिक्विड, ठीक है, होमोजेनियस मिक्सचर, ओके।
इंक इन वाटर, ये आपका भाई साहब किस का हो गया, लिक्विड इन लिक्विड. When blue ink is dropped in water, we can observe that after stirring the solution or leaving it for some time, the blue color dissolves in all parts. तो आपने इंक ड्रॉप किया भाई साहब इसमें, तो ये पूरा भाई साहब घुल जाएगा. ठीक है, ये भी आपका किस टाइप का सोल्यूशन हो गया, होमोजीनियस सोल्यूशन. तो आप देखोगे यहाँ पे जो कलर आया है, या यहाँ पे जो कलर आया है, यहाँ पे जो कलर आया है, इट्स द सेम थ्रू आउट द ग्लास. ठीक है, सो व्हेन ब्लू इंक इज ड्रॉप, the blue color dissolves in all parts of the water, that is it has got uniform composition, hence it is a homogeneous mixture. तो ये भाई साहब किस टाइप का मिक्सचर हो जाएगा आपका, होमोजीनियस मिक्सचर, सेम प्रॉपर्टीज थ्रू आउट. ठीक है, ओके ओके ओके. सोल्यूशन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स में अभी देखो डीजल इन पेट्रोल, ये भी आपका एक लिक्विड इन लिक्विड मिक्सचर है. ठीक है, तो डीजल इन पेट्रोल लिक्विड लिक्विड है भाई साहब. वी ऑलरेडी नो इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दैट डीजल एंड पेट्रोल आर नॉन पोलर. नॉन पोलर मतलब जिनमें कोई पोलैरिटी नहीं बनती है. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कोई पोलैरिटी नहीं होती है. क्यों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पोलैरिटी क्यों नहीं होगी? हाँ, डाइपोल मूवमेंट आपका जीरो होगा. ठीक है, डाइपोल मूवमेंट विल नॉट एग्जिस्ट. ठीक है, आपका जैसे वाटर में एक डाइपोल मूवमेंट है तो उसकी पोलैरिटी है. ठीक है, सो जो पोलर कंपाउंड्स होते हैं, पोलर कंपाउंड्स मतलब जिसमें आयंस बनने की संभावना होती है, they are actually soluble in water. ठीक है, जैसे सोडियम will be soluble in water. ठीक है, सोडियम क्लोराइड will be soluble in water, but sodium chloride will not be soluble in either petroleum or diesel because these are non-polar compounds. ठीक है, ज्यादा करके आपके जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं बच्चा बाटी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर जनरली नॉन पोलर इन नेचर. दे आर नॉन पोलर इन नेचर. ठीक है, so organic chemistry, diesel and petrol are organic compounds, so they are non-polar in nature. ठीक है, when diesel is added to petrol, as we know that like dissolves like, तो diesel भी आपका non-polar है और आपका पेट्रोलियम भी non-polar है, और like dissolves like. ठीक है, तो polar substances dissolve in polar compounds and non-polar substances dissolve in non-polar compounds. So diesel gets dissolved in petrol, forming a uniform composition, hence it's a homogeneous solution. आपको भाई साहब एक होमोजीनियस सोल्यूशन मिल जाएगा, बिकॉज बोथ डीजल एंड पेट्रोल आर नॉन पोलर, और वी गो बाय द थ्योरम दैट लाइक डिसॉल्व्स लाइक. ठीक है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक मतलब यहाँ पे आपका डीजल नॉन पोलर है, पेट्रोल नॉन पोलर है, सो लाइक डिसॉल्व्स लाइक, इट विल गेट डिसॉल्व. ठीक है, डीजल को या पेट्रोल को अगर आप वाटर में डिसॉल्व करने जाएंगे तो नहीं होगा, क्योंकि आपका डीजल नॉन पोलर है, वाटर पोलर है. ठीक है, तो डिसॉल्व नहीं होगा. ठीक है, ओके. बेंजीन एंड टॉलिन. ठीक है, सो व्हाट इज बेंजीन पीपलम? बेंजीन इज, दिस इज बेंजीन बेसिकली. ठीक है, दिस इज बेंजीन एंड टॉलिन इज व्हाट पीपलम? अरे बल ना बल, दिस विल बी बेसिकली यहाँ पे CH3 आ जाएगा. ठीक है, यहाँ पे आपका आ जाएगा CH3, दैट इज टॉलिन. सो बेंजीन एंड टॉलिन फॉर्म्स अ होमोजेनियस मिक्सचर because benzene and toluene both are again non-polar organic compounds है भाई साहब. ठीक है, और non-polar compounds है, so ये भी आपका क्या बनाएंगे, एक homogeneous mixture बनाएंगे. ठीक है, they will basically form a homogeneous mixture. okay, अभी हम बात करेंगे भाई साहब heterogeneous mixtures कौन से होते हैं. तो homogeneous mixture का मतलब क्या हो गया, जहां पे same properties throughout the solution. ठीक है, all throughout the solution the properties are going to remain the same, इसको अपन बोलेंगे homogeneous. और heterogeneous क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी सेम नहीं होगी. बहुत कॉमन सा एग्जांपल, अगर आपने सैंड या मड को वाटर में डिसॉल्व करने की कोशिश की तो आप देखोगे कि कहीं कहीं पे ज्यादा डिसॉल्व होगा, कहीं पे कम, होमोजीनियस नहीं बनेगा. दैट विल बी अ हेटेरोजीनियस मिक्सचर. आर दोज मिक्सचर्स दैट कंटेन फिजिकली डिस्टिंक्ट पेयर्स एंड हैव पार्ट्स एंड हैव नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशंस. सस्पेंशंस हो गए आपके, कोलॉइड्स हो गए. सस्पेंशन मतलब कैसा हो गया, आपने बहुत सारी दवाइयां ऐसी होंगी जिसको आप भाई साहब इसमें लिखा रहता है बिफोर कंजम्पशन टेक वेल बिफोर यूज. तो वो क्यों रहता है, क्योंकि वो सस्पेंशन रहता है, वो भाई साहब नीचे जमा हुआ रहता है. जैसे एक दवाई आती है डाइजीन जिसको हम बोलते हैं. ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, तो उसको आप मतलब यू बेसिकली स्टर इट एंड ओनली देन यू कंज्यूम इट. ठीक है, क्योंकि वो सस्पेंशन है, वो दबा हुआ है, उसको आपको पूरा डिसॉल्व करना पड़ेगा. ठीक है, सो हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स आर दोज मिक्सचर्स दैट कंटेन फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट्स and have non-uniform composition. Suspensions and colloids. मिल्क आपका एक एग्जांपल हो गया कोलॉइड का. कोलॉइड पार्टिकल्स ऐसे सस्पेंडेड रहते हैं. आपको लगता है भाई साहब मिल्क क्या है, एक ही कंपाउंड है, लेकिन ऐसा नहीं है. मिल्क के जो पार्टिकल्स हैं वो वाटर में सस्पेंडेड है. दैट्स हाउ इट इज फॉर्मिंग अ कोलॉइड. ठीक है, ओके.
सस्पेंशन एंड कोलॉइड्स आर एग्जांपल्स ऑफ हेटेरोजेनियस मिक्सचर, जैसे ऑयल इन वाटर, ये सस्पेंशन बनेगा क्योंकि ऑयल आपका ऑर्गेनिक है, वाटर आपका भाई साहब पोलर है, तो ये डिसॉल्व नहीं होगा, ठीक है। हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स इन विच द सॉलिड, तो ये आपका लिक्विड लिक्विड है ना, लिक्विड लिक्विड में एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर बन गया, ठीक है। लिक्विड लिक्विड में एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर बन गया। आपके जो सॉलिड, आपके सॉल्यूशंस के जो लॉज हैं वो हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स पे भी एप्लीकेबल नहीं है, दे आर ओनली एप्लीकेबल ऑन होमोजेनियस मिक्सचर्स, क्लियर है, ओके। हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स इन विच द सॉलिड पार्टिकल्स आर स्प्रेड थ्रू आउट द लिक्विड विदाउट डिसॉल्विंग इन इट, ठीक है, तो सस्पेंशंस बोलते हैं हम इनको, ठीक है। जैसे आप देखोगे, आपने अगर मिल्क में नींबू निचोड़ दिया तो वो पनीर जम जाएगा, तो पनीर क्या हो गया, एक सस्पेंशन हो गया, दैट विल बेसिकली फॉर्म अ सस्पेंशन, ठीक है, ओके। कोलॉइड्स अपीयर टू बी होमोजीनियस बट आर एक्चुअली हेटेरोजीनियस, जैसे मिल्क आपको लगता है कि होमोजीनियस है लेकिन एक्चुअली में वो हेटेरोजीनियस है क्योंकि वो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, ऐसे पार्टिकल सस्पेंडेड इन वाटर। आपको लग रहा है कि होमोजीनियस मिक्सचर है और कुछ हद तक सही भी है क्योंकि मिल्क का जो पार्ट आप ऊपर से निकालोगे और नीचे से निकालोगे ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, ठीक है, लेकिन एक्चुअली में दीज आर सस्पेंडेड पार्टिकल्स, एक स्पेशल टाइप का सस्पेंशन है जिसको अपन कोलॉइड बोलते हैं, ठीक है, ओके। अपीयर टू बी होमोजीनियस बट आर एक्चुअली हेटेरोजीनियस, टूथपेस्ट, ब्लड, क्रीम, ये सारे आपके भाई साहब क्या हो जाएंगे, दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ सस्पेंशंस और कोलॉइड्स। आपका खुद का जो ब्लड है दैट इज ऑल्सो नॉट अ होमोजीनियस मिक्सचर, दैट्स अ हेटेरोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। आपके ब्लड में जो कंपोनेंट्स हैं दे आर हेटेरोजीनियस मिक्सचर। मिसाल के तौर पे किसी शुगर पेशेंट में ब्लड में शुगर का कंटेंट ज़्यादा होगा, अगर समझ लो मुझे शुगर है और आपको नहीं है, ठीक है, तो आपके ब्लड में शुगर का कंटेंट कम होगा, मेरे ब्लड में शुगर का कॉम्पोजिशन ज़्यादा होगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये डिपेंड करता है मेरा बॉडी कैसा है, मेरे बॉडी में इंसुलिन एब्जॉर्प्शन कैसा है, ये तमाम चीज़ें मेडिकल चीज़ें डिपेंड करती हैं। लेकिन मेरा खून और आपका खून क्या सेम ही होगा, नहीं, कॉम्पोजिशंस अलग अलग होंगे, तो इसका मतलब ये हेटेरोजीनियस मिक्सचर ही हो गया ना, इट विल बेसिकली बी अ हेटेरोजीनियस मिक्सचर। मेन कंपोनेंट्स आपके सेम ही रहेंगे लेकिन बाकी सारी चीजें आपके बॉडी के मेटाबॉलिज्म पे डिपेंड करता है, ठीक है। सो ब्लड ऑल्सो इज बेसिकली अ सस्पेंशन, ठीक है, टूथपेस्ट एक सस्पेंशन है, ब्लड एक सस्पेंशन है, ऑल क्रीम्स दैट यू यूज दीज आर ऑल सस्पेंशंस, ठीक है, ओके ओके ओके। तो जैसे ऑयल इन वाटर, व्हेन बोथ ऑयल एंड वाटर आर मिक्स्ड दे फॉर्म टू लेयर्स, ठीक है, दिस क्लियरली इंडिकेट्स दैट इट इज अ हेटेरोजीनियस सिस्टम। तो आपके दो लेयर्स बनेंगे देखो, और जनरली ऑयल आपका कहां पे होगा, ऑयल फ्लोट करता रहेगा, ऑयल आपके ऊपर लेयर पे आएगा। एक बहुत कॉमन सा एग्जांपल है, वो आपके भाई साहब एड्स आते हैं ना, सर्दियों में त्वचा रूखी हो गई है तो पॉन्ड्स क्रीम लगाइए, तो ये त्वचा रूखी क्यों होती है, यहाँ पे तो आपने सर्दियाँ ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं किया है, अगर आप नॉर्थ वगैरह में जाएंगे तो वाकई में त्वचा बहुत रूखी हो जाएगी, आप अगर अपने नेल से यहाँ पे बनाएंगे ना डायग्राम बन जाएंगे सब, ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा। क्यों होगा ये, आपका जो स्किन है वो इतना रफ क्यों हो जाएगा, वाई विल दिस हैपन, ठीक है, क्योंकि हमारे स्किन के नीचे सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं जो बेसिकली ऑयल सिक्रीट करते हैं। एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस ऑयल सिक्रीशन, हमारे स्किन के ऊपर जब ऑयल आ जाता है तो इससे वाटर लॉस कम होगा, क्योंकि देखो हमारा जो वाटर लॉस है वो होता ही रहेगा, हमारे रेस्पिरेशन के प्रोसेस में वाटर लॉस होता रहेगा, लेकिन अगर ज़्यादा वाटर लॉस हो गया तो वी माइट डिहाइड्रेट और हम कोलैप्स भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे स्किन के पोर्स से ज़्यादा वाटर लॉस ना हो इसलिए हमारे स्किन में सेबेशियस ग्लैंड्स हैं, दे कॉन्स्टेंटली सिक्रीट दिस ऑयल। अभी ये जो ऑयल और वाटर का मिक्सचर बन जाता है, ऑयल ऊपर आ जाता है और वाटर नीचे रह जाता है, इसीलिए ज़्यादा इवेपोरेशन नहीं हो पाता है। होना चाहिए इवेपोरेशन, ऐसा नहीं कि ब्लॉक हो जाए, लेकिन कम होगा, अदरवाइज हम डिहाइड्रेट होकर कोलैप्स करके डेड भी हो सकते हैं। वी कैन ऑल्सो फॉल वी कैन ऑल्सो मीट आवर डेथ इफ वी हैपन टू डिहाइड्रेट टू मच, ठीक है। तो यही होता है, देखो ऑयल का जो है, ऑयल बेसिकली कलेक्ट्स ऑन द सर्फेस ऑफ द स्किन एंड डजंट अलाउ द वाटर टू एक्चुअली इवेपोरेट, जिसकी वजह से हमारा अभी जैसे सर्दियों में क्या होता है, सर्दियों में भाई साहब टेम्परेचर कम होता है तो वाटर का इवेपोरेशन रेट डिक्रीज हो जाता है, वाटर डिक्रीज है तो हमारा बॉडी वैसे ही कोप अप करता है। भाई साहब बोलेगा क्यों हम एक्स्ट्रा तेल मैन्युफैक्चर करें जब तेल की जरूरत ही नहीं है, तो सेबेशियस ग्लैंड्स विल नॉट मैन्युफैक्चर और इसीलिए आपकी त्वचा रूखी हो जाएगी, ठीक है, आपकी त्वचा में ऑयल कंटेंट कम हो जाएगा, ठीक है। व्हाई इज दिस हैपनिंग, बिकॉज ऑयल एंड वाटर आर नॉट फॉर्मिंग अ होमोजीनियस मिक्सचर, दे फॉर्म अ हेटेरोजीनियस मिक्सचर इन विच ऑयल जनरली फ्लोट्स ऑन द टॉप, ठीक है, और यही हमारे स्किन में भी होता है, ठीक है। सो दिस क्लियरली इंडिकेट्स that it is a heterogeneous system as the solution is non-uniform throughout. Oil is non-polar whereas water is polar, ठीक है, water आपका वैसा polar होगा। If we mix oil and water and shake them,
अ क्लाउडी सस्पेंशन इज फॉर्म। अगर ऑयल और वाटर को हमने मिक्स किया और शेक किया तो क्लाउडी सस्पेंशन इज फॉर्म। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सॉल्यूशन, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है भाई साहब, इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। ठीक है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है आपके? एक सिंगल फेज में ही ये विजिबल होगा, एक ही सिंगल फेज में विजिबल होगा, मतलब भले ही देखो लिक्विड में गैस डिसॉल्व होगा, जैसे आप जो पानी पीते हैं क्या उसमें ऑक्सीजन डिसॉल्व है? क्या उसमें ऑक्सीजन डिसॉल्व है? बिल्कुल है भाई साहब। ठीक है, आपके पॉन्ड्स में, रिवर्स में, लेक्स में, स्ट्रीम्स में, सीज में, ओशंस में जितना भी एक्वाटिक लाइफ सर्वाइव कर रहा है, वो क्यों सर्वाइव कर रहा है? क्योंकि वाटर में ऑक्सीजन डिसॉल्व है। लेकिन क्या आप उसको देख पा रहे हैं? नहीं, ऑक्सीजन डिसॉल्व है, ऑक्सीजन का डिसोल्यूशन कंटेंट परसेंटेज कम होगा, लेकिन इट इज स्टिल डिसॉल्व। ठीक है, तो ओनली अ सिंगल फेज इज विजिबल, मतलब ये जो वाटर है उसमें जो ऑक्सीजन डिसॉल्व है उसको आप देख नहीं पा रहे हैं, तो ओनली अ सिंगल फेज विच इज लिक्विड फेज इज विजिबल। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? इट हैज यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन एंड प्रॉपर्टीज थ्रू आउट। तो इसका भाई साहब यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है और प्रॉपर्टीज, एक सोल्यूशन का भाई साहब जो प्रॉपर्टीज होता है और कॉम्पोजिशन होता है वो यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, मतलब हेट्रोजीनियस है, सॉरी होमोजीनियस है। ट्रांसपेरेंट भी हो सकता है, कलर भी हो सकता है। सोल्यूशन कैन ईदर बी ट्रांसपेरेंट और कलर एज वेल। इट डज नॉट सेपरेट इवन इफ व्हेन इट इज अनडिस्टर्ब। तो आपके सोल्यूशन के कंपोनेंट सेपरेट आउट नहीं होंगे अगर वो इवन इफ इट इज, अगर आपने सोल्यूशन को रेस्ट में रख दिया तो ऐसे नहीं है कि भाई साहब उसके जो कंपोनेंट्स है वो सेटल डाउन हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, दे विल स्टे इन द सोल्यूशन। ठीक है, जैसे अगर आपने चाय बनाया, उसमें आपने चाय पत्ती डाली है, शक्कर डाला है, दूध डाला है, पानी डाला है, एक बेसिकली क्या बना है? होमोजीनियस मिक्सचर बना है। चाय अभी गर्म है, चाय समझ लो ठंडी हो गई, तो क्या आप देख रहे हो कि चाय पत्ती अलग हो गई है, चीनी अलग हो गया है, दूध अलग हो गया, ऐसा होगा क्या? नहीं। सो इवन इफ यू हैव लेफ्ट इट अनडिस्टर्ब फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, द कंपोनेंट्स ऑफ द सोल्यूशन विल रिमेन द सेम। वो सड़ सकता है लेकिन कंपोनेंट्स ऐसे सेपरेट आउट नहीं होंगे। ठीक है, ओके, इट डज नॉट सेपरेट आउट। ओके ओके ओके। फॉर्मेशन ऑफ अ सोल्यूशन, चलिए भाई साहब, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मिलन हो गया और ये बन गया आपका भाई साहब सोल्यूशन। हमें ये मालूम ही नहीं था भाई साहब। ओ बाबा, कितना बड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया रे। ओके, तो आपका सॉल्यूट बेसिकली बच्चा पार्टी होता क्या है? प्रेजेंट इन लेस अमाउंट एंड सॉल्वेंट इज व्हाट पीपल प्रेजेंट इन मोर अमाउंट। सो सॉल्यूट इज समथिंग व्हिच इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट। ये सो गया है क्या? हाय, हाउ आर यू अरमान? सब ठीक ठाक? ओके, प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट, प्रेजेंट इन मोर अमाउंट। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये क्या होता है? व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने पढ़ा हुआ है। हाँ, के मतलब फॉर्मूला वाइज? नहीं नहीं नहीं, ओके, सो ये तो आपका फिजिक्स का हो गया भाई साहब। चलिए, ये आप फिजिक्स का कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, विच इज ओके। यही है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वेयर एप्सिलॉन इज व्हाट? परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। ये फिजिक्स के टर्म्स में हो गया आपका भाई साहब डाइलेक्ट्रिक का। लेकिन एक्चुअली में क्या हो जाएगा? व्हाट विल डाइलेक्ट्रिक बी? डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? देखो, तो हमारा समझ लो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, ये आपका क्या है? एक सल्यूट है। दिस इज बेसिकली अ सल्यूट। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे सोडियम किससे बना है? ये सोडियम और क्लोरीन आयन से बना हुआ है। ठीक है, लेकिन सोडियम क्लोराइड का खुद का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो बहुत कम है, जिसके वजह से इसको सेपरेट आउट करना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाएगा। बहुत छोटा सा एक कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखो कि डाइलेक्ट्रिक मतलब आयंस को बिछड़ने की जो ताकत होती है, आयंस को सेपरेट रखने की जो टेंडेंसी होती है किसी कंपाउंड की। ठीक है, क्लियर समझ में आ रहा है? फिजिक्स में भले ही आपने पढ़ा है कि भाई साहब एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट या फोर्स अपॉन, तो जो फोर्स इन एयर और फोर्स इन मीडियम, इसके हिसाब से आपने फिजिक्स में पढ़ा है, वो जो कैलकुलेटेड पर्पस है। लेकिन डाइलेक्ट्रिक मतलब क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक मतलब होता है दो आयंस को सेपरेट रखने की पावर या टेंडेंसी। समझ में आ रहा है? दो आयंस को सेपरेट रखने की पावर या टेंडेंसी। अगर आपको डाइलेक्ट्रिक का
डेफिनेशन पूछा जाए तो ये मत लिख देना, वही लिखना जो फिजिक्स के हिसाब से एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, ये लिख ठीक है। लेकिन डाइलेक्ट्रिक मतलब होता है दो आयंस को सेपरेट रखने का जो आपका टेंडेंसी है। यहां पे सोडियम क्लोराइड दो आयन से बना हुआ है, सोडियम एंड क्लोरीन, ठीक है। अगर इनको आपको सेपरेट करना है, बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट है इसका, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी हाई, उतना एनर्जी देना पड़ेगा और इनको आपको ले जाना पड़ेगा किसमें, फ्यूज्ड स्टेट में, फ्यूज स्टेट में, तब जाकर ये भाई साहब Na+ और Cl- बनाएंगे। तो इसका मतलब कैसा हो गया, देखो अगर आपने सोडियम क्लोराइड डाल के रखा है और यहाँ पे कोई कनेक्टिविटी कर दी है आपने, समझ लो आपने भाई साहब यहाँ पे लेट्स से यू हैव कनेक्टेड इट टू अ बैटरी एंड दिस इज बेसिकली अ बल्ब, अगर ये सॉलिड सोडियम क्लोराइड है द बल्ब इज नॉट गोइंग टू ग्लो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पहली बात आयन सेपरेट आउट होंगे ही नहीं। लेकिन अगर इसको आपने मोल्टेन स्टेट पे ले आए या आपने इसका कर दिया भाई साहब फ्यूज्ड स्टेट, molten or fused state पे the bulb is going to glow. Why? Because now we have ions that have formed. Are we clear to this one people? यह भी आपका ions हो गया है। Now इसी चीज को बड़े आराम से अगर हमने वाटर में डिसॉल्व कर दिया तो भाई साहब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। क्यों? क्योंकि वाटर का डाई इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हाई है। वाटर क्या करेगा भाई साहब, सोडियम और क्लोरीन में डिफरेंस क्रिएट कर देगा। यहाँ पे भाई साहब इसको घेर लेंगे हाइड्रोजन आयंस, ठीक है, इन वाटर मॉलिक्यूल्स, और इसको घेर लेंगे भाई साहब ऑक्सीजन आयंस। सो नाउ व्हाट हैज हैपेंड, दे आर नॉट गोइंग टू मीट ईच अदर, सो दे आर नाउ गोइंग टू स्टे एज सेपरेट। तो डाइलेक्ट्रिसिटी ऑफ वाटर इज अप्रॉक्सीमेटली 80। मतलब कैसा है कि यहाँ पे अगर आपने थोड़ा सा सेपरेशन किया, वाटर उसको 80 टाइम ज़्यादा सेपरेट करेगा, ठीक है। द फोर्स दैट यू रिक्वायर, यहाँ पे मतलब 80 गुना कम फोर्स से आप इसको सेपरेट कर सकते हैं, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। तो जनरली हमको जितने भी सॉल्वेंट्स होते हैं उनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमको ज्यादा मिलता है। तो ये आपका सॉल्यूट फाउंड इन सॉलिड लिक्विड एंड गैसियस स्टेट, आपका सॉल्यूट जो है सॉलिड में भी होता है, लिक्विड में भी होता है, गैसेस में, रिप्रेजेंट्स द फेज ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्वेंट का जो फेज होता है वही सॉल्यूशन का फेज होगा, इस चीज को ध्यान से समझिए। सॉल्वेंट का जो फेज होगा वही सॉल्यूशन का फेज होगा। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, ये मतलब क्या हो गया, गैस इन लिक्विड, है ना, एंड दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्वेटिक लाइफ। ये सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे एक्वेटिक लाइफ इसके बिना। लेकिन क्या आपको ऑक्सीजन उसमें दिख रहा है? नहीं। तो सॉल्वेंट यहाँ पे कौन है? वाटर। जो वाटर है वही फेज में आपको सोल्यूशन दिखेगा, भले ही उसके अंदर ऑक्सीजन भी डिसॉल्व है, बट सोल्यूशन का फेज क्या होगा? लिक्विड, ठीक है। सो रिप्रेजेंट, तो सॉल्वेंट का जो फेज होगा वही सोल्यूशन का फेज होगा, ठीक है, ओके। A phase is chemically and physically homogeneous quantity of matter that can be separated from a non-homogeneous mixture. The same physical state but different arrangement of particles gives different phases. तो अलग अलग phases हो जाते हैं। Chemically and physically homogeneous quantity of matter that can be separated from a non-homogeneous mixture. मतलब जैसे आप एक non-homogeneous mixture से एक, जैसे water और sand है, इससे आप water को separate out कर सकते हैं filter करके। तो वाटर इज बेसिकली अ फेज, लिक्विड फेज है। द सेम फिजिकल स्टेट बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स गिव डिफरेंट फेजेस। अलग अलग अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स भाई साहब अलग अलग फेजेस देते हैं। जैसे वाटर का लिक्विड में एग्जिस्ट होना एक फेज हो गया, गैस में एग्जिस्ट होना एक फेज हो गया, और सॉलिड में एग्जिस्ट होना एक फेज हो गया, ठीक है, ओके 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 ओके। एवरी मॉलिक्यूल हैज इट्स ओन डाइपोल, हर एक मॉलिक्यूल का अपना एक डाइपोल होता है बच्चा पार्टी। एवरी मॉलिक्यूल हैज इट्स ओन डाइपोल। अ सॉल्वेंट लाइक वाटर इज कंपोज्ड ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जो वाटर है वो बहुत सारे H2O मॉलिक्यूल से बना हुआ है। अ सॉल्वेंट लाइक वाटर इज कंपोज्ड ऑफ, ईच वन ऑफ देम हैज अ डाइपोल मोमेंट। और वाटर का डाइपोल मोमेंट क्यों होता है? क्योंकि वाटर का भाई साहब बेंड स्ट्रक्चर है, ये H है, मतलब इधर 2 H है और इधर एक O है, जिसके वजह से आपका एक डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। Dipoles may be oriented in random ways. When we pass an electric field through the solution, the dipole of the individual molecules will somehow interact with the external field, and then there is some change in the electric field inside. It can be expressed by a dielectric constant, ठीक है। तो dielectric constant basically होता क्या है? वही है सेम। देखो जब dielectric constant का आप definition लिखेंगे तो as per physics ही लिखेंगे, permittivity of the substance to the permittivity of free space। वही देखो K is equal to this upon this, ठीक है। It expresses the extent to which the material can hold electric flux in it। तो जब आपने इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई किया तो कितने स्ट्रांगली इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अपने अंदर रिटेन कर पाएगा वो एलिमेंट,
दैट इज कॉल्ड द डाइलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, क्लियर है? ओके 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 ओके। चलिए भाई साहब, यहां पे अगर सल्यूट है और सॉल्वेंट है, अलग अलग फेजेस में है, ठीक है, जैसे समझो आपका जो सल्यूट है वो गैस है और सॉल्वेंट आपका लिक्विड है, तो दोनों का अलग फेज है, लेकिन जो सोल्यूशन बनेगा वो किस फेज में रहेगा? लिक्विड फेज में, क्योंकि सॉल्वेंट आपका लिक्विड फेज में है। वही चीज है, देखो अगर सल्यूट है और आपका सॉल्वेंट है और दोनों भी क्या है? अलग अलग फेजेस में है, द फेज ऑफ द सॉल्वेंट इज द फेज ऑफ द सोल्यूशन। क्या ये समझ में आ रहा है? जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया भाई साहब, वाटर में ऑक्सीजन डिसॉल्व है, हम देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन है 11% ऑक्सीजन डिसॉल्व रहता है, इसीलिए देखो फिशेस का जो है ब्रीदिंग रेट हमसे हाई होता है। ठीक है, वाई? बिकॉज उनको कम ऑक्सीजन मिल रहा है, तो फटाफट फटाफट लेना है उनको, हमारे से कहीं ज्यादा ब्रीदिंग रेट होता है उनका। ठीक है, क्योंकि हमारे एयर में ऑलमोस्ट मोर देन 20% ऑक्सीजन है, लेकिन वाटर में ओनली 11% ऑक्सीजन है डिसॉल्व, तो उसी ऑक्सीजन को फटाफट फटाफट लेना पड़ेगा। और इसीलिए आप देखते हो ना, जो लोग फिशिंग करते हैं उन लोग पानी के ऊपर काई नहीं जमा होने देते हैं। काई मतलब वो जो ग्रीनिश एल्गे दिखता है, या जो आपको वो क्या कहते हैं, वो प्लांट्स दिखते हैं, वो क्यों नहीं जमा होने देते हैं? क्यों नहीं जमा होने देते? क्योंकि वो ऑक्सीजन लेंगे और उससे वाटर में जो ऑक्सीजन डिसॉल्व है वो कम हो जाएगा, वो फिशेस के लिए हानिकारक हो सकता है। ऐसा नहीं कि ऊपर से ऑक्सीजन नहीं आएगा, लेकिन वाटर में बस अब 10% ही हो सकता है, और 10% में भी अगर हिस्सेदारी होने लगी तो उनके लिए ऑक्सीजन कम पड़ जाएगा। ठीक है, इसीलिए जो लोग फिशिंग करते हैं उनको ये ख्याल रखना पड़ता है कि उसको क्लीन रखें, वाटर के अपर सरफेस को उनको क्लीन रखना पड़ेगा। ठीक है, अदरवाइज फिशेस विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। क्लियर है? ओके, सो ये भाई साहब अगर आप देखोगे 10% डिसॉल्व, मतलब 10% ऑक्सीजन वाटर में डिसॉल्व होने के बावजूद भी आप उसको नहीं देख पा रहे हैं, वाटर को ही देख पा रहे हैं। सॉल्वेंट हियर इज वाटर। ठीक है, तो इसीलिए द फेज ऑफ द सॉल्वेंट इज द फेज ऑफ द सोल्यूशन। अगर ऐसा है कि सॉल्वेंट और सल्यूट अलग अलग फेजेस में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो आपको सोल्यूशन का फेज क्या मिलेगा? जो सॉल्वेंट का फेज होगा। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ठीक है, ओके। अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट सेम फेज में, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। ठीक है, सो द कंपोनेंट विच इज मोर इज द अमाउंट इज द सॉल्वेंट, द वन विच इज डिसोसिएट्स इज द सल्यूट। जो भाई साहब टुकड़े टुकड़े जिसके होते हैं और जो डिसॉल्व होता है उसी को अपन सल्यूट बोलते हैं। ठीक है, अगर दोनों भी सेम फेज में है तो भाई साहब हम जो कम अमाउंट में उसको सॉल्यूट बोलेंगे, जो ज्यादा अमाउंट में उसको हम सॉल्वेंट बोलेंगे। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? हम समझम। Okay, if solute and solvent are in different phases, then the phase of the solvent is the phase of the solution. Simple भाई साहब। ठीक है, example if we mix sugar and water, both of them are in different phases. Sugar भाई साहब solid है, water आपका liquid है, thus phase of the solvent that is water is the phase of the solution. जब sugar water में dissolve हो रहा है तो क्या sugar liquid में convert हो रहा है? पूछ रहा हूँ। अगर sugar water में dissolve हो रहा है तो is sugar getting converted into liquid? तो where is it going? कहाँ जा रहा है वो? उसमें वो एडजस्ट हो रहा है। ओके, सो लिक्विड मतलब वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस है वहां पे वो शुगर एडजस्ट हो रहा है, बट वो शुगर कैसे एडजस्ट हो रहा है? एज अ लिक्विड और एज अ सॉलिड? कैसे एडजस्ट हो रहा है? एज अ सॉलिड पार्टिकल और एज अ लिक्विड पार्टिकल? चलो समझा मैं, आप जो बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पे लिक्विड था, लिक्विड इज वाटर, तो वाटर मॉलिक्यूल्स है, क्योंकि लिक्विड है तो थोड़ा बहुत स्पेस होगा, इसमें आपके शुगर मॉलिक्यूल्स एडजस्ट हो जाएंगे। लेकिन किस फेज में एडजस्ट होंगे? सॉलिड में कि लिक्विड में? हाँ, लिक्विड में नहीं, दे विल एडजस्ट एज सॉलिड ओनली। ठीक है, ये सॉलिड पार्टिकल्स है, एकदम सॉलिड पार्टिकल्स हैं और वो एडजस्ट हो जाएंगे। मतलब कैसा होगा? देखो एक शुगर का पीस है, वो पूरा वैसे उसका चुरमुरा हो जाएगा एकदम से। ठीक है, और वो इन पार्टिकल्स में एडजस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे दिस इज बेसिकली सॉलिड लिक्विड, लेकिन आप प्राइमरली इसको क्या मान रहे हो? एक लिक्विड ही मान रहे हो ना। शुगर को भाई साहब अगर आपने वाटर में डिसॉल्व किया तो उसका फेज क्या हो गया? लिक्विड फेज ओनली, बिकॉज वाटर इज अ सॉल्वेंट और सॉल्वेंट की ही चलेगी, क्योंकि सॉल्वेंट जिस फेज में होगा वही आपका सोल्यूशन का फेज होगा। ठीक है, क्लियर है? ओके, सो द फेज ऑफ सॉल्वेंट दैट इज वाटर इज द फेज ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, इट इज पॉसिबल टू हैव द सेम स्टेट बट डिफरेंट फेजेस, जैसे अमorphous एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर इन द सेम फेज बट इन डिफरेंट फेजेस, आर इन द सेम स्टेट। ये भाई साहब सेम स्टेट में है। अमorphous और क्रिस्टलाइन आप पढ़ चुके हैं, जैसे डायमंड आपका एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है,
ठीक है। लेकिन अमरफस सॉलिड्स क्या क्या हो जाएंगे भाई साहब, कोल आपका एक अमरफस सॉलिड है, ठीक है। अमरफस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर इन द सेम स्टेट, दैट इज सॉलिड, बट इन डिफरेंट फेजेस। देखो आपके जीवन में से, सीबीएसई वालों के जीवन में से एक चैप्टर डिलीट हो गया जिसका नाम है सॉलिड स्टेट, जो मैं इनके साथ करा रहा हूँ। और अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली ये चैप्टर आपके जेई में भी है और नीट में भी है और सीईटी में भी है। कैसे करेंगे ये आप जाने, क्योंकि मेरे लिए क्लास चल रहा है। आप अगर अटेंड करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं, मुझे नहीं मालूम, बट दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। मेरी तरफ से मैं नहीं रुकूंगा, आप अपने आप को होल्ड बैक कर रहे हैं तो आपकी मर्जी, मैं आपसे क्लियरली बता रहा हूँ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। ये पूरा डिलीट हो चुका है, जबकि आपका सीईटी और नीट और भाई साहब आपका जेई में सब में है ये, ठीक है। और उसी में हम पढ़ते हैं दो टाइप के सॉलिड्स हैं आपके, जो है एमरफस और क्रिस्टलाइन। तो एमरफस और क्रिस्टलाइन सॉलिड में बच्चा पार्टी होता क्या है, जैसे समझो यहाँ पे एक क्रिस्टलाइन लेयर है, ठीक है। मतलब कैसा है, देखो लेट्स से ये एक सॉलिड, ये भाई साहब ऐसा एक अरेंजमेंट है, समझ लो दो प्रोडक्ट से बना हुआ है, ठीक है। ये एक लॉन्ग डिसिप्लिन्ड अरेंजमेंट है। तो सॉलिड स्टेट में अगर आप देखोगे ये मॉलिक्यूल्स हैं, और लेट्स से ये आपका दूसरा मॉलिक्यूल है, सपोजिटली Na और Cl है, ठीक है। Na और Cl है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है। तो आपको बहुत दूर तलक, ठीक है, बहुत दूर तलक फॉर अ वेरी लॉन्ग रेंज, जिसको अपन लॉन्ग रेंज ऑर्डर बोलते हैं, फॉर अ वेरी लॉन्ग रेंज यू विल सी द सेम अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, NaCl 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 NaCl, ऐसा ही दिखेगा, डिसिप्लिन्ड अरेंजमेंट दिखेगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड बेसिकली क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट। और आपका एमरफस में क्या हो जाएगा, यही चीज, मतलब समझो यहाँ पे ऐसा ऐसा है, ठीक है, और कहीं पे ये बिगड़ जाएगा, मतलब बहुत दूर तक ये नहीं जा पाएगा, ठीक है। इट इज नॉट गोइंग टू कंटिन्यू फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो कहीं पे ऐसा है, देखो, तो बावजूद इसके कि ये सॉलिड स्टेट है, समझो ऐसा था, लेकिन इसके बीच में नहीं है, यहाँ पे कहीं पे आ गया है, ठीक है, फिर यहाँ पे आ गया है, फिर यहाँ पे, वैसा मतलब आपका भीड़ तो हो रहा है, लेकिन इस तरह से हो रहा है। इट इज नॉट अ डिसिप्लिन्ड अरेंजमेंट, ठीक है। ये आपका प्रॉपर डिसिप्लिन्ड अरेंजमेंट जहां पे होगा, इसको अपन बोलते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर। ये आपका हो गया लॉन्ग रेंज ऑर्डर, लॉन्ग रेंज तक आपका ये ऑर्डर मेंटेन रहेगा, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड। दिस इज नोन एज क्रिस्टलाइन सॉलिड। एमरफस सॉलिड देखोगे अगर तो इस तरह से रहेगा, ठीक है, मतलब लॉन्ग रेंज तक अपने ऑर्डर को वो मेंटेन नहीं कर पाएगा। ये एक कंपाउंड, ये कंपाउंड, ये कंपाउंड, ये कंपाउंड, ऐसे आना चाहिए, ये एलिमेंट्स आने चाहिए, लेकिन हो सकता है एक के बाद एक, दो से आ गए हो, ठीक है। सो जैसे कोल हो गया, कोल आपका एक क्या है भाई साहब, अमरफस सॉलिड है, ठीक है। और अगर आप देखोगे डायमंड हो गया, ये आपका भाई साहब एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है। सो these solid particles are able to maintain themselves in a long range order. These are not able to maintain themselves in a long range order and hence are known as amorphous. तो आप यहाँ पे देखो एग्जाम्पल के तौर पे एमरफस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स दोनों भी आपके सॉलिड स्टेट में हैं, बट एग्जिस्ट इन डिफरेंट फेजेस, अलग अलग फेजेस में एग्जिस्ट कर रहे हैं। एक में भाई साहब लॉन्ग रेंज ऑर्डर है और एक में भाई साहब शॉर्ट रेंज ऑर्डर है, ठीक है। ओके, इफ दे आर इन सेम फेज, द कंपोनेंट दैट इज मोर इन अमाउंट इज द सॉल्वेंट एंड द वन दैट डिसोसिएट्स इज द सॉल्यूट, ठीक है। जिसके टुकड़े होते हैं भाई साहब वो सॉल्यूट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इफ वी मिक्स इंक with water, both of them are in liquid phase, दोनों भी भाई साहब लिक्विड फेज में है, and water being in large amount acts as a solvent here। तो क्योंकि वाटर की क्वांटिटी ज्यादा है, it will act as a solvent। Are we clear to this one people? हम समझ में आता हम, बहुत 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 बढ़िया भाई साहब। ओके ओके ओके, तो चलिए भाई साहब हम देखेंगे कुछ टर्म्स एक्सप्रेशन के। इसलिए देखो मैंने आपको पहले मोलालिटी और नॉर्मेलिटी करवाई, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाले यूज होते हैं लेकिन उतने ज्यादा नहीं, ठीक है। ओके, सो और ये थोड़े से कंपैरेटिवली इजी भी हैं, ठीक है। ओके, सो कॉम्पोजिशन ऑफ अ सॉल्यूशन कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय एक्सप्रेसिंग इट्स कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो आपका भाई साहब कितना कॉन्सेंट्रेटेड है, यहाँ पे आपका फिजिकल या मैथमेटिकल केमिस्ट्री इन्वॉल्व होता है। कॉम्पोजिशन ऑफ अ सॉल्यूशन कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय एक्सप्रेसिंग इट्स कॉन्सेंट्रेशन, इसके कॉन्सेंट्रेशन को हम एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, एक हो गया आपका वेट बाई वेट परसेंटेज। तो वेट बाई वेट परसेंटेज मतलब कितना हो जाएगा, मतलब अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व इन अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट, वेट बाई वॉल्यूम एंड वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, ठीक है। समझ में आ रहा है, ये तीन आपके बहुत सिंपल टर्म्स हैं, ठीक है। एक हो गया वेट बाई वेट परसेंटेज, एक हो गया आपका वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज, और तीसरा हो गया भाई साहब आपका वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। दीज आर द वेज टू एक्सप्रेस द परसेंटेजेस, रादर परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स।
यहां पे कॉन्सेंट्रेशन को आप परसेंटेज में एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। तो वेट बाय वेट परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, और वेट बाय वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। क्लियरम, ओके ओके ओके। मेजरिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस, मास परसेंटेज, दैट इज W by W। ये क्या हो जाएगा भाई साहब आपका मास परसेंटेज, ठीक है। वेट इन ग्राम्स ऑफ द सॉल्यूट पर 100 ग्राम्स ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। अगर भाई साहब आपका ग्राम्स में है तो 100 ग्राम्स मतलब परसेंटेज से मल्टीप्लाई करोगे आप, कुछ नहीं है ये। तो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, क्योंकि परसेंटेज है भाई साहब, ठीक है। वेट ऑफ सॉल्यूट है और वेट ऑफ सॉल्वेंट नहीं है, वेट ऑफ सॉल्यूशन है, ठीक है। मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या इस पे टेम्परेचर का इफेक्ट आएगा? मैंने आपसे पूछा था, देखो मोलालिटी में टेम्परेचर का इफेक्ट आता है क्या? नहीं, क्योंकि मोलालिटी में डिनोमिनेटर क्या है? वेट ऑफ सॉल्वेंट है। यहां पे डिनोमिनेटर क्या है? वेट ऑफ सॉल्यूशन है। क्या इसमें टेम्परेचर का इफेक्ट आएगा? नहीं आएगा। वेट चाहे सॉल्यूशन का हो, चाहे सॉल्वेंट का हो, चाहे सॉल्यूट का हो, किसी का भी हो, उसका भाई साहब टेम्परेचर का उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। मास एंड वेट आर द सेम थिंग्स इन केमिस्ट्री, they might have a huge difference in physics but in chemistry they are all the same, ठीक है। ओके, सो आपका भाई साहब यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये हो गया वेट बाय वेट परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज क्या हो जाएगा भाई साहब? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, मिलीलीटर में लिया है आपने, ठीक है। वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर इनटू 100, ये हो गया आपका वॉल्यूम परसेंटेज। ध्यान दोगे यहाँ पे तो सारे टर्म्स जो है सॉल्यूशन के टर्म्स हैं, वेट ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगेन देखो यहाँ पे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन मिलीलीटर्स, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। आर वी क्लियर टू दीस टर्म्स पीपल? हम समझ में आता हम? ओके ओके ओके। तो ये हो गया आपके परसेंटेजेस, ठीक है। तो W by W परसेंटेज बाय वेट क्या हो जाएगा? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। W by V क्या हो जाएगा? परसेंटेज W by V, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सॉल्यूट का मास लेंगे आप ग्राम्स में और सॉल्वेंट का मिलीलीटर्स में, ठीक है। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। सारे में यहाँ पे सॉल्यूशन ही होगा, नॉट सॉल्वेंट। ओके 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 ओके। अभी हम आते हैं भाई साहब थोड़े कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स में, अदर कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। क्या क्या हो जाएगा बोलो? कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, वन इज बेसिकली स्ट्रेंथ, the other one is molality, ppm, mole fraction, normality। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, खासकर आपका ये सॉल्यूशन के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। सॉल्यूशन के पर्सपेक्टिव से दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, आपका मोल फ्रैक्शन, ठीक है। ओके, चलिए भाई साहब आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेंथ, इसको अपन कैसे लिखते हैं भाई साहब? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ग्राम्स पर लीटर होता है ये, ठीक है। तो वेट ऑफ सॉल्यूट, स्ट्रेंथ इज व्हाट? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ठीक है। मोलारिटी क्या हो जाएगी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस इन लीटर्स। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर हम मिलीलीटर में ले रहे तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। नॉर्मलिटी क्या हो जाएगी? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इफ यू हैव टेकन द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर देन यू विल मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर बाय 1000, सिंपल। अब ये ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होंगे? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स विल बी व्हाट? weight of solute upon equivalent mass of solute, weight of solute upon equivalent mass of solute. Now what is going to be the equivalent mass of solute? Molecular mass of the solute upon n factor, molecular mass of the solute upon n factor, ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके। सो आपकी मोलालिटी क्या हो जाएगी भाई साहब? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute upon weight of solvent in kg. मोलालिटी विल बी व्हाट? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute upon weight of solvent in kg. मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल्स इन सॉल्यूशन, ठीक है। मोल्स ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल्स इन सॉल्यूशन, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अपन साई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो साई ऑफ ए, दैट इज अगर हम सॉल्वेंट की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। समझ लो दो कंपोनेंट्स हैं ए और बी, ठीक है। और अगर हम साई ए की बात करें, ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए विल बी मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। और अगर हम बात करें मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, दैट विल बी मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। समझ में आ रहा है? ये मोल फ्रैक्शन
will be moles of the component upon total moles in solution. Parts per million जिसको अपन ppm भी बोलते हैं, weight of the solute upon weight of solution into 10 raised to 6. ठीक है, weight of solute upon weight of solution into 10 raised to 6, that will be parts per million. Clear है? Are we clear on this one people? हम ठीक है. चलिए भाई साहब, बोर्ड के लेवल का क्वेश्चन है. 4 ग्राम ऑफ NaOH is added to 500 milliliter of water. Calculate the molarity and the strength of the solution. Four gram of NaOH is added to 500 milliliter of water. Calculate the molarity and the strength of the solution. भाई साहब मोलारिटी कितनी हो जाएगी, स्ट्रेंथ ऑफ द सोल्यूशन कितना हो जाएगा, बोलो ना बोलो. स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन इज हाउ मच पीपल? हम स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन इज वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट दैट इज W of B अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मिलीलीटर्स. ग्राम्स पर मिलीलीटर हो जाएगा ना, ठीक है, इन लीटर से. स्ट्रेंथ नहीं भाई साहब, इन लीटर्स. ओके चलिए भाई साहब, ग्राम्स पर लीटर है. ओके ओके नो दिक्कत, इन लीटर्स. ठीक है, अगर भाई साहब मिलीलीटर है तो आप क्या करोगे भाई साहब इसको, अगर मिलीलीटर है ये, ठीक है, सो दिस विल बी इनटू 1000. ठीक है, वेट ऑफ द सॉल्यूट यहाँ पे कितना है भाई साहब आपका 4, और यहाँ पे भाई साहब हो गया 500, और यहाँ पे हो गया आपका 1000. ठीक है, ट्रंग 2, तो ये हो गया आपका 8 ग्राम्स पर लीटर. ये हो गया स्ट्रेंथ ऑफ द सोल्यूशन. ठीक है, तो स्ट्रेंथ ऑफ द सोल्यूशन, स्ट्रेंथ ऑफ द सोल्यूशन इज हाउ मच, 8 ग्राम्स पर लीटर. आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? हम ओके. कैलकुलेट द मोलारिटी. अभी मोलारिटी क्या हो जाएगी, मोलारिटी इज इक्वल टू WB बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ B. ठीक है, वेट ऑफ द सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स. अगर है, अगर मिलीलीटर है तो क्या हो जाएगा भाई साहब, इंटू 1000. तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या है, WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू V इन ml. क्लियर है? ओके ओके ओके. तो अभी भाई साहब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे WB की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पे 4 ग्राम्स. बढ़िया भाई साहब, चलो ये हो गया 1000. ठीक है, मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा इसका, सोडियम का हो गया भाई साहब आपका 23, ऑक्सीजन का हो गया 16 और H हो गया 1. सो दैट विल बी हाउ मच, 40. ठीक है, 4 अपॉन 40 इंटू यहाँ पे आपका 500 है ना भाई साहब. सोल्यूशन का वॉल्यूम है आपका 500. ट्रंग 2 20, 5 1 जा 5, सॉरी 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 1 अपॉन 5 दैट विल बी हाउ मच, 0.2. ये हो गया इसका मोलारिटी. ठीक है, सो molarity of the solution is 0.2 m, and strength of the solution, strength of the solution is 8 grams per liter. Making sense हम people? हम are we making sense? बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया. ठीक है, तो कितना आ गया देखो, स्ट्रेंथ इज 8, यही आया था 8 ग्राम्स पर लीटर, 8 ग्राम्स पर लीटर. ठीक है, और आपका भाई साहब मोलारिटी कितना आ गया, 0.2 m. आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? हम समझम बहुत बढ़ियम बढ़ियम बढ़ियम. ओके, यहां पे देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, अ सैंपल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, इसकी डेंसिटी आपको दी हुई है, कितना है 1.4 ग्राम्स पर मिलीलीटर, इज लेबल्ड एज 49% वेट बाय वेट. कैलकुलेट इट्स मोलालिटी. आपको भाई साहब यहाँ पे मोलालिटी कैलकुलेट करना है. ठीक है, ओके. तो अगर हम देखो यहाँ पे 1 लीटर ऑफ द गिवन सोल्यूशन, आपका डेंसिटी कितना दिया हुआ है 1.4. ठीक है, मतलब 1 मिलीलीटर में, ठीक है, इसकी डेंसिटी भाई साहब कितना हो जाएगा, 1 मिलीलीटर में कितना प्रेजेंट है,
1.4 ग्राम्स, है ना। तो 1000 मिलीलीटर में कितना प्रेजेंट होगा भाई साहब, बोलो ना, बोलो। 1.4 इंटू 1000 ग्राम्स, दैट विल बी हाउ मच, 1400 ग्राम्स प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो अपन क्या लिख सकते हैं भाई साहब, 1400 ग्राम्स आर प्रेजेंट इन 1 लीटर, ठीक है। अभी भाई साहब आपको मोलैलिटी निकालना है। सो 1400 ग्राम्स ऑफ वॉट, H2SO4 इज प्रेजेंट इन 1 लीटर। समझ में आता हूं, ओके। तो आप भाई साहब अभी निकाल लो मोलैलिटी क्या होती है, सॉरी मोलैलिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन वेट ऑफ सॉल्वेंट, है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू, अगर आपका भाई साहब ये ग्राम्स में तो 1000 से मल्टीप्लाई करें। हाँ हाँ हाँ, सल्यूट NB, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट हो गया ना, NB अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। अगर आपका वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स है तो उसको केजी में केजी में है तो अपन भाई साहब केजी में तो ठीक है, अगर ग्राम्स में होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ओके। तो भाई साहब यहाँ पे कितना हो जाएगा, वेट कितना दिया हुआ है 1 लीटर। अभी देखो यहाँ पे डेंसिटी क्या दी हुई है आपका, 1 लीटर में 1400 ग्राम भाई साहब आपका क्या है, आपका भाई साहब H2SO4 है, ठीक है। 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन वेज 1400 ग्राम, 1 लीटर का भाई साहब मास कितना हो गया 1400, ठीक है, 1400। अभी देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है 1.4 ग्राम्स पर लीटर, है ना, ये इसकी डेंसिटी दी हुई है कितनी की, H2SO4 की, और यहाँ पे इसका परसेंटेज कितना दिया हुआ है 49%, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। पहले तो इसको डिकोड करते हैं। देखो 1 लीटर में, इस 1 लीटर का मास कितना हो जाएगा, 1 मिलीलीटर है, 1 मिलीलीटर का मास कितना है 1.4 ग्राम है, तो 1000 मिलीलीटर का मास कितना हो जाएगा बोलो, 1400 ग्राम्स। तो 1 लीटर का सोल्यूशन का मास कितना हो गया 1400 ग्राम्स। आर वी क्लियर, ठीक है। अभी 49% है, 49 ना भाई साहब की 98, ओके, 49% भाई साहब आपका इतना है। तो इसमें, ठीक है, इसमें भाई साहब H2SO4 कितना होगा, इसका 49 तक का H2SO4 का मास होगा। देखो यहां पे क्या दिया हुआ है, इज लेबल्ड एज 49% वेट बाई वेट। वेट बाई वेट परसेंटेज क्या होता है, वेट ऑफ सल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, यही होता है ना भाई साहब, क्लियर है, समझ में आ रहा है ये। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है भाई साहब आपका 1400 इनटू 100, वेट ऑफ सल्यूट इज इक्वल टू 49। कैसा लिख सकते हैं हम भाई साहब, देखो यहां पे 49 वेट बाई वेट परसेंटेज इज इक्वल टू वेट ऑफ सल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अगर वेट ऑफ सॉल्यूशन का देखें, अगर 1 लीटर का कितना है 400 ग्राम से, 1400 है, तो कितना हो जाएगा भाई साहब यहाँ पे, इतना हो जाएगा 49 इंटू 1400 अपॉन भाई साहब 100। तो वेट 1 लीटर में कितना प्रेजेंट है वो दिखा रहे हैं हम, ठीक है। कितना होगा ये 14 इंटू 14, 686, ओके। तो वेट ऑफ सल्यूट कितना हो गया 686 ग्राम। कितने में प्रेजेंट है ये, देखो 1 लीटर का हिसाब लिया है हमने, 1 लीटर का सॉल्यूशन का मास कितना हुआ 1400 ग्राम, और उस 1400 ग्राम में H2SO4 का मास कितना हुआ 686। समझ में आ रहा है। तो 1 लीटर में सॉल्वेंट का मास कितना हो जाएगा भाई साहब, सॉल्वेंट का मास कितना हो जाएगा 1400 माइनस 686, दिस विल बी वेट ऑफ सॉल्वेंट। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम 1 लीटर में, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलिए भाई साहब कितना हो जाएगा ये 714, ओके। चलिए भाई साहब ये हो गया आपका WA, ठीक है, ओके। अभी अपने को क्या निकालना भाई साहब, मोलालिटी। मोलालिटी कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। ये ग्राम्स में है तो इसको आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट कितना हो गया भाई साहब आपका, पहली बात तो सॉल्यूट कितना है 686 ग्राम है, और इसका हम मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे। H2SO4 का बच्चा पार्टी मॉलिक्यूलर वेट बताओ कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 32 प्लस 4 इंटू 16, so that will be 2 plus 32 plus 64, that's going to be how much 98, ठीक है। तो ये हो गया आपका भाई साहब कितना 98 अपॉन 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 वेट ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज हम 714 इंटू 100, ठीक है। ए बाबा 686, हाँ सॉरी 1000, ठीक है। तो 1000 अपॉन 714,
इंटू 98, क्या बोल रहे हो, ये 7 से जा रहा है, बहुत बढ़िया, सब कैलकुलेटर जिंदाबाद। ओके, और यहाँ पे 7 ये भी जाएगा ना, 7 1 जा 7, 7 10 जा 70 और 7 2 जा 14, है ना। करो भाई साहब, अभी 1000 डिवाइडेड बाई 100, अप्रोक्सीमेटली 10 तक कुछ आ जाएगा ना, अप्रोक्सीमेटली 10 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। हाँ 9 पॉइंट, मतलब अप्रोक्सीमेटली 10 तक आ जाएगा। कितना आ रहा है भाई साहब यहाँ पे देखो, हैं कैलकुलेट इट्स मोलालिटी 7 मोल्स, कहाँ से आ गया, अच्छा आगे होगा क्या भाई साहब, ओ ओके चलिए 9.8 आ गया, ठीक है 9.8 और अप्रोक्सीमेटली 10 वुड बी द आंसर, ठीक है। 1000 को आपने कितने से डिवाइड करना था भाई साहब, 10.102 से ना, 11102 से, तो अप्रोक्सीमेटली आपका 9.8 आ जाएगा, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम समझम। ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब इसको करने की कोशिश कीजिए जरा फटाफट, क्विकेस्ट। The density of a 15% weight by weight urea solution is found to be, तो ये डेंसिटी कितना है भाई साहब आपका 1.1 ग्राम्स पर मिलीलीटर है, ठीक है, और 15% वेट बाई वेट है, ठीक है। वेट बाई वेट परसेंटेज भाई साहब आपका कितना है 15%। फाइंड द मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सल्यूट एंड स्ट्रेंथ ऑफ द सल्यूबिलिटी, ठीक है। ओके, डेंसिटी ऑफ अ 15% वेट बाई वेट यूरिया सॉल्यूशन इज फाउंड टू बी दिस मच। तो भाई साहब 1 मिलीलीटर में इस 1 मिलीलीटर का वेट कितना हो जाएगा सोल्यूशन का, ठीक है, यहाँ पे हम सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। 1 मिलीलीटर का वेट कितना हो जाएगा बोलो 1.1 ग्राम्स, तो 1000 मिलीलीटर का वेट बोलो भाई साहब कितना हो जाएगा 1100। समझ में आ रहा है ये भाई साहब, ये सोल्यूशन का वेट हो गया, ठीक है। मोलालिटी निकालनी है, तो अगर मुझे भाई साहब यहाँ पे 15%, इसमें आपका 15%, इस मास में 15% क्या है भाई साहब आपका यूरिया है, तो हाउ मच विल दैट बी 15/100 इंटू 1100 है ना भाई साहब। तो आपका यूरिया का कंटेंट कितना हो गया भाई साहब, यूरिया का मास टुडुंग 165 ग्राम्स, ठीक है। तो ये हो गया भाई साहब यूरिया का मास, ठीक है। मतलब 1 लीटर सोल्यूशन में आपको कितना यूरिया मिल रहा है 165 ग्राम, ठीक है। मोलारिटी कैसे निकालोगे भाई साहब, मोलारिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया अपॉन वेट ऑफ यूरिया। क्या कर रहा हूं भाई साहब, मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन, नहीं वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन केजी में कैसे होगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, हाँ मोलारिटी कैपिटल एम लिख रहा हूं ना, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे कितना हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स मतलब कितना हो गया देखो 165, ठीक है। 1 लीटर में कितना यूरिया प्रेजेंट है 165, और इसका नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, अपना मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हैं ना अपन, 165 अपॉन यूरिया का फॉर्मूला NH4 नहीं NH2CO NH2 क्या है भाई साहब, यूरिया का फॉर्मूला निकालो जरा, NH2CO NH2 है, NH4CO NH4 है, कुछ तो भूल गया मैं भाई साहब। हाँ CH4N2O, ठीक है भाई साहब, यूरिया है आपका CH4N2O, है ना। तो आपका भाई साहब इसका हो गया 12, इसका हो गया 4, इसका हो गया 28 और इसका हो गया 16, ठीक है। 6 + 8 14, 14 + 6 20, 2 + 1 3 4 5 1 6, इतना ही आ रहा है भाई साहब, समझ में आ रहा है। देखो 12, इसका 4 एक्चुअली में होता है आपका NH2CONH2, हाँ ये होता है यूरिया, NH2CONH2, तो N2H4CO, करेक्ट, ठीक है। तो आपका भाई साहब C का हो गया 12, इसका हो गया 4, इसका हो गया 2 × 14 दैट इज 28, और इसका हो गया 16, 2 + 4 6,
6 + 8 14, 14 + 6 20, 2 + 1 3, 4 5 1 6, 60 हो गया ये, ठीक है। तो इसका मॉलिक्यूलर मास हो गया, तो दिस विल बी अपॉन 60 अपॉन वॉल्यूम। कितना है वॉल्यूम? आपने वही लिया है ना, देखो 1 लीटर ही लिया है, तो ये होगा इसकी मोलैरिटी, दैट इज 165/60। कितना आ रहा भाई साहब? टुडुंग टुडुंग, 6 2 = 12, 6 2 = 12, और इधर 6 4 = 24, 6 1 = 6, 6 6 = 36। ये हो गई इसकी मोलैरिटी। आर वी क्लियर? ठीक है, मोलैरिटी हो गई। मोलैरिटी कैसे निकालेंगे भाई साहब? मोलैरिटी में आपका क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स आप निकाल चुके हो, कितना है? 2.416, इतना आप निकाल ही चुके हो, है ना। मोलैरिटी समझ में आ रहा है ये? और क्या हो जाएगा बोलो? वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन, समझ में आ रहा है? देखो ये नंबर ऑफ मोल्स इतना है, ऑलरेडी निकाल चुके हो, अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मोलैरिटी क्या होती है? मोलैरिटी विल बी इक्वल टू दिस अपॉन, बोलो 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 भाई साहब, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी निकालना है, तो देखो भाई साहब यहाँ पे तुमने निकाला वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना था, 1 लीटर का इतना है, उसमें यूरिया इतना है, तो यूरिया को माइनस करो तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना आ जाएगा? ये करो भाई साहब, कितना आ रहा है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, 2.7। देखो लोग यहीं पे अटके हुए, मैं यहां तक पहुंच गया। चलो ये 1100 माइनस 165 कितना आ रहा है? ये 935। ये आ गया क्या आपका? वेट ऑफ सॉल्वेंट। समझ में आ रहा है? ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। कितना है भाई साहब? 935, ठीक है। और ये ग्राम्स में है, तो ऊपर भाई साहब आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कर लो भाई साहब इसको, 2 पॉइंट, ये हो गया 2416 अपॉन 935। क्या? अरे हाँ सॉरी, तो ये 2.7 ही है एग्जैक्ट, 7, और तब बोलो ना 7, क्या 2.71 बस, और आगे है। ओके चलो भाई साहब, तो 2.71, इसको अपन 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे, कितना आ रहा भाई साहब? दिस विल बी 2710 अपॉन 935। चलो भाई साहब इसको जरा टैलेंट दिखाओ फटाफट, कितना? 32 पॉइंट समथिंग, कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 135 नहीं आएगा, 2.89 आ गया आपका मोलैलिटी, ठीक है। इसको अपन ऐसे लिखेंगे मोलैलिटी, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट क्या हो जाएगा भाई साहब? देखो साई ऑफ ए, तो ये हो जाएगा आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। साई ऑफ बी विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा भाई साहब? ऑलरेडी निकाल चुके हो, कितना है? 2.71। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आपका भाई साहब सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? सॉल्वेंट है आपका कितना? सॉल्वेंट का वेट है 935, है ना। और सॉल्वेंट कौन है यहाँ पे? वाटर। वाटर, ये वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना है? 18। 935/18 कितना हो जाएगा भाई साहब? समझ में आ रहा है? एन ऑफ ए मतलब 935/18, वेट ऑफ वाटर अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। हाउ मच विल दिस बी? 51.94। बाप रे बाप। ओके, और एन ऑफ बी दैट इज 2.71, ठीक है। ये हो जाएगा आपका। करो भाई साहब, तुम्हें को मुबारक। 0.052, ये हो गई आपकी भाई साहब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। एंड स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन, स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन क्या होता है भाई साहब? वेट ऑफ द सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, है ना। तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है भाई साहब? वेट ऑफ सॉल्यूट आपका है भाई साहब 165 अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है? ये अभी नहीं चेंज करने वाला मैं, ये इधर इधर बढ़ाना है ना। बढ़ाओ भाई साहब, कितना है? क्या है? अरे क्या बुक, ये यहाँ पे नहीं 2 नहीं आएगा, 2 पॉइंट नहीं आएगा। 50 तो इधर ही हो गए ना, और 2 को तुम अगर 50 से डिवाइड करोगे तो 0 पॉइंट आएगा ही। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। कितना हो गया? 0.049।
मतलब 5 हो गया अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। ओके, ये हो गया आपका मोल फ्रैक्शन। ओके, एंड स्ट्रेंथ ऑफ द सोल्यूशन, स्ट्रेंथ ऑफ द सोल्यूशन क्या हो जाएगा बोलो, वेट ऑफ द सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी वेट ऑफ सोल्यूशन। तो आपका 6165 इसमें कितने में रिजॉल्व है भाई साहब, वेट ऑफ सोल्यूशन कितना है यहाँ पे देखो 1100 है ना, 1100 इंटू 100, टड़ंग 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 टड़ंग, यहाँ पे कितना आ गया भाई साहब 11 1 11 11, ये कितना आ गया भाई साहब जल्दी बताओ, 15, सिंपल ना। ओके, तो ये हो गया आपका 15, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम, ओके ठीक है भाई साहब। मोल फ्रैक्शन कितना है देखो 0.5, मोल फ्रैक्शन 0.05 है, ठीक है। ओके, और क्या है भाई साहब आप भी, ठीक है, और क्या था भाई साहब आपका नंबर ऑफ मोल्स, ये सब अपनी ये क्या है, मोल फ्रैक्शन है, ठीक है भाई साहब। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे, हाँ ये है आपका, ठीक है। तो आपका कितना है देखो, द मोलालिटी कितनी आई 2.75, अपनी मोलालिटी कितनी आई थी भाई साहब, ये ना मोलारिटी, मोलारिटी देखो देखो देखो, हाँ मोलारिटी उतना ही आया भाई साहब 2.7, ठीक है 2.7, यहाँ पे 7.5 का अगर 1 हुआ तो तुम जिम्मेदार हो, तुम लोगों ने जो बोला वही लिखा है मैंने, ठीक है। ओके ओके, चलिए भाई साहब इधर हो गया 2.94 है, ठीक है मोलालिटी 0.502, और ये हो गया आपका कितना 165, ऑलमोस्ट द सेम आंसर्स है आपके, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। अगर आपको यहाँ पे मोलालिटी, अगर आपको यहाँ पे भाई साहब मोलारिटी मालूम है तो मोलारिटी कैसे निकालोगे, डेंसिटी अगर मालूम है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपने यहाँ पे अप्लाई नहीं किया है। डेंसिटी क्या होती है भाई साहब, मोलारिटी, बोलो बोलो अब बोलो, एम बी दैट इज मॉलिक्यूलर मास अपॉन 1000 1 बाई मोलारिटी, ये आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते थे। देखो आपने मोलारिटी निकाल लिया है, मॉलिक्यूलर मास मालूम है, आप अगर डेंसिटी आपको दिया हुआ है, इस सोल्यूशन का डेंसिटी आपको दिया हुआ है, तो आप इस m को इधर से कैलकुलेट कर सकते थे, ठीक है। सो दैट इज वन थिंग दैट यू कुड हैव अप्लाइड, आर वी क्लियर। ये एक शॉर्टकट है आपका, लेकिन इसको सही टाइम पे इस्तेमाल करना है, ठीक है, वरना थोड़ा सा आपका सवाल का लेंथ बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं कि इसको अगर आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो मोलालिटी को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा सवाल का लेंथ बढ़ेगा, क्लियर है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ओके ओके ओके। ओके बच्चा पार्टी, थोड़ा सा सॉल्यूशंस का हम और देख लेते हैं आज, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन को अपन कैसे एक्सप्रेस करते हैं, देखो कॉन्सेंट्रेशन, कंसीडर 2 बीकर्स व्हिच कंटेन द सेम सॉल्वेंट लाइक वाटर, ठीक है। तो अगर आपका 2 बीकर्स है सेम, लेट अस ऐड सॉल्यूट लाइक सॉल्ट इन बोथ कंटेनर्स बट इन डिफरेंट क्वांटिटीज, अलग अलग क्वांटिटीज में आपने ऐड किया हुआ है सॉल्ट को। जैसे यहाँ पे आपने 30 ग्राम NaCl ऐड किया हुआ है, यहाँ आपने 10 ग्राम, और यहाँ पे आपने 30 ग्राम, तो दोनों का कॉन्सेंट्रेशन अलग होगा। ऑल्दो द सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट बाय नेचर आर द सेम इन बोथ केसेस, बट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ द सॉल्यूशंस विल बी डिफरेंट, ठीक है। तो द कॉन्सेंट्रेशन विच सोल्यूशन विल बी मोर सॉल्टी, ऑब्वियसली दिस वन, क्यों, क्योंकि इसका कॉन्सेंट्रेशन अलग है, इसका कॉन्सेंट्रेशन हाइयर है, सो दिस वन विल बी अ मोर सॉल्टियर सोल्यूशन, ठीक है। ओके ओके ओके, so why is it more salty, because it contains more amount of the solute dissolved in given quantity of the solvent, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, more quantity of NaCl, ठीक है, and concentration of NaCl is more, so obviously बात है कि भाई साहब यहाँ पे concentration of NaCl is more and that's the reason it is more saltier, okay okay okay। concentration of solution is the amount of solute dissolved in a known amount of a solvent or solution, ठीक है। तो कितना आपका सॉल्यूट एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व है उसको अपन बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। ओके ओके ओके, सो क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। ओके, डाइल्यूट सॉल्यूशन मतलब क्या होगा, जहां पे आपका सॉल्वेंट का क्वांटिटी एज कंपेयर टू सॉल्यूट बहुत ज्यादा है, ठीक है। ओके, सो व्हाट इज मेंट बाय अ डाइल्यूट सॉल्यूशन, सो अ सॉल्यूशन इन विच सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, और वी कैन से दैट सॉल्वेंट इज प्रेजेंट इन वेरी हाई क्वांटिटीज एज कंपेयर टू द सॉल्यूट, ठीक है। ओके ओके ओके,
what is the meaning of concentrated solution in which obviously the solute is present in higher quantities? तो उसको अपन बोलेंगे भाई साहब क्या, this will be basically known as a concentrated solution. ठीक है, so a solution in which solute is present in a larger quantity is known as a solute. What is the meaning of a standard solution? Standard solution में हाँ दोनों भी present. Okay. ओके, कॉन्सेंट्रेशन इज नोन एज अ स्टैंडर्ड सोल्यूशन. इक्वल नहीं, जहां पे आपको कॉन्सेंट्रेशन मालूम हो. देखो आपने भाई साहब एक नमक लिया और आपने भाई साहब एक ग्लास पानी में डाला, आपको एक अंदाजन हो जाएगा कितना ये नमकीन होगा विदाउट इवन टेस्टिंग. और 2-3 चम्मच डाल दिए तो वो तो आप भाई साहब कंज्यूम ही नहीं कर पाओगे, शायद उल्टी हो जाए पीने से. ठीक है, तो ये आप इमेजिन कर पा रहे हो विदाउट इवन एक्सपेरिमेंटिंग. लेकिन क्या आपने इसको कॉन्सेंट्रेशन में एक्सप्रेस किया है? नहीं. ठीक है, यू आर जस्ट सेइंग दैट द सॉल्ट कंटेंट इज इंक्रीजिंग. ठीक है, जब आप किसी सोल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हो प्रॉपर मैट्रिक्स में, मोलारिटी में, नॉर्मलिटी में या मोल फ्रैक्शन में, तब जाकर आप उसको क्या बोलोगे भाई साहब? स्टैंडर्ड सोल्यूशन. सो देन इट इज नोन एज अ स्टैंडर्ड सोल्यूशन. What is the meaning of standard solution? A solution whose concentration is known as the standard solution. ऐसा नहीं कि इक्वल होगा. ठीक है, तो आपका डाइल्यूट सोल्यूशन क्या होगा? सोल्यूट बहुत कम, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन सोल्यूट ज्यादा, और स्टैंडर्ड सोल्यूशन मतलब जिसका कॉन्सेंट्रेशन आपको मालूम हो. ठीक है, यू आर अवेयर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन. फ्रॉम दिस एनी अदर नोन कॉन्सेंट्रेशन कैन बी प्रिपेयर्ड. इससे आप कोई और कॉन्सेंट्रेशन प्रिपेयर कर सकते हो. नॉर्मलिटी में हो, वेट बाय वेट परसेंटेज में हो, आपका भाई साहब क्या कहते हैं फॉर्मेलिटी में हो, या भाई साहब आपका मोलारिटी में हो, इसको आप चेंज कर सकते हैं. ठीक है, तो जैसे आपका देखो यहाँ पे 100 मोलल सोल्यूशन हम बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा? इसका क्या होगा? इसका मतलब 100 मोल्स आर डिजॉल्व पर लीटर. 1 लीटर में 100 मोल्स ऑफ द सोल्यूट आर डिजॉल्व. यहाँ पे भाई साहब 10 मोल्स इन 1 लीटर, यहाँ पे भाई साहब 1 मोल इन 1 लीटर, यहाँ पे भाई साहब 0.1 मोल्स इन 1 लीटर, एंड फाइनली 0.01 मोल्स इन 1 लीटर. तो यहाँ पे आप भाई साहब एक्चुअली वहां पे फैक्ट्स एंड फिगर्स दे रहे हो और उसमें बोल रहे हो कि दिस इज फार मोर कॉन्सेंट्रेटेड देन दिस. यहाँ पे 1 लीटर में आपके 100 मोल्स प्रेजेंट है, यहाँ पे 1 लीटर में सोल्यूट का सिर्फ 0.01 मोल्स प्रेजेंट है. दिस इज मोलारिटी. तो आप जब सोल्यूशन को प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स देते हो तब वो क्या बन जाता है? देन इट बिकम्स अ स्टैंडर्ड सोल्यूशन. When you are basically giving proper terms to a solution, that becomes a standard solution. Are we clear to this one, people? ठीक है? Okay, which way is better to describe solution if the options are given? ठीक है? Qualitatively, quantitatively, क्या होगा बताइए? क्वांटिटेटिवली. क्यों? क्योंकि भाई साहब क्वालिटेटिवली मतलब अच्छा इसमें आपने थोड़ा ज्यादा इंक डाला या ज्यादा ब्लू हो गया, वाह वाह. ठीक है, ये आपका एक सिर्फ मतलब आप यहाँ पे कोई साइंटिफिक तरीके से उसको लेबलिंग नहीं कर रहे हैं. ठीक है, अच्छा यहाँ पे 3 चम्मच शक्कर डाला है तो काफी ज्यादा मीठा हो गया, कितना ज्यादा. ठीक है, तो जब आप क्वांटिटेटिवली उसको एक्सप्रेस करते हैं देन यू एक्चुअली आर असाइनिंग अ प्रॉपर वैल्यू. ठीक है, ओके, तो आपका क्वांटिटेटिवली वुड बी अ बेटर वे. मतलब ये 0.1 मोलर सोल्यूशन या 0.1 नॉर्मल सोल्यूशन, इस तरह के जब हम फैक्ट्स एंड फिगर्स असाइन करते हैं, इट विल बी अ बेटर वे टू बेसिकली डिस्क्राइब अ सोल्यूशन. आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ओके ओके ओके. क्वांटिटेटिवली that is based on the amount of the solute. Okay. Can concentration be expressed in one way, two way or many ways? हाँ, आपका concentration कितने में एक्सप्रेस होता है? बहुत सारी चीजों में, है ना. एक जगह पे बैठ के भाई साहब आप पूरी दुनिया घूम लेते हैं. ओके, सो यहाँ पे तो खैर हम सोल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं. कैन कॉन्सेंट्रेशन बी एक्सप्रेस? कभी सोचा है कि इसको कैसे इंप्रूव किया जाए? ये स्ट्रगल सिर्फ आपका नहीं है, हम सबका है. एज अ ह्यूमन बीइंग हम सबका है, मेरा भी है, मेरे से ज़्यादा उम्र वालों का भी है, सबका ही है. बट हैव यू एवर थॉट कि इसको कैसे स्टेबलाइज किया जाए, या इज देयर अ मैकेनिज्म टू स्टेबलाइज इट? सोचिए इस बारे में. हम तो बाकी की चीज़ें जीवन में करते ही रहेंगे, पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई, भाई साहब खेल के टाइम पे खेल, या जो भी है आपके करियर ऑप्शंस. बट आर यू एबल टू फोकस ऑन वन थिंग एट अ टाइम? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आपको रिजल्ट्स तभी मिलेंगे या आप दूसरों से आगे तभी जा सकते हैं, या हम अगर दूसरों से आगे जाने की बात ना भी करें, किसी काम में आपको एक्चुअली फुलफिलमेंट तभी मिल सकता है जब आपका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो. सो ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि इसको कैसे इंक्रीज किया जाए. यहाँ तो खैर हम सोल्यूशन के कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं. सो कैन कंसंट्रेशन बी इंक्रीज, कंसंट्रेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मेनी वेज. डेफिनेटली. ठीक है, आपका मोलारिटी हो गया, नॉर्मलिटी हो गया, स्ट्रेंथ हो गया, वेट बाई वेट परसेंटेज हो गया, अलग अलग तरीकों से आप कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं. ठीक है, हर एक
टर्म का एक एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। अभी देखो नॉर्मेलिटी के लिए आपको भाई साहब क्या क्या जानना पड़ेगा, उसका इक्विवेलेंट वेट जानना पड़ेगा, उसका भाई साहब अगर इक्विवेलेंट वेट नहीं मालूम कम से कम मॉलिक्यूलर वेट या एन फैक्टर जानना पड़ेगा, नहीं मालूम है तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन, तो कितना बड़ा एक चीज है वो, ठीक है। लेकिन उसका एक एडवांटेज ये है कि ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन रिएजेंट रिएक्ट्स विद ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ द अनदर रिएजेंट, तो आपको फटाक से मिल जाएगा। अगर सिर्फ ए का आपको मालूम है ग्राम इक्विवेलेंट्स तो बी का भी आप ग्राम इक्विवेलेंट्स निकाल सकते हो, ये इसका एडवांटेज है। मोलालिटी में एडवांटेज क्या है भाई साहब, उसका भाई साहब जो डिनोमिनेटर है वो आपका टेम्परेचर से इंपैक्ट नहीं होगा। सो सर्टेन थिंग्स हैव सर्टेन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस आर आल्सो देयर। द मोस्ट कॉमनली एक्सप्रेस्ड कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आपके क्या हो गया भाई साहब, आपका मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, पार्ट्स पर मिलियन, मोल फ्रैक्शन, ठीक है, मोलालिटी एंड ऑब्वियसली नॉर्मेलिटी। बहुत ज्यादा जो आपका इसमें यूज होगा वो होगा भाई साहब ये, ठीक है, दिस इज वेरी प्रीडोमिनेंटली यूज्ड इन दिस चैप्टर, ठीक है। ओके ओके ओके। और फॉर्मेलिटी, ये तो भाई साहब फॉर्मेलिटी मतलब नाम ही है फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी मत करो बोलते हैं ना, ठीक है। तो ये ज्यादा यूज नहीं होता, हार्डली यूज होता है, ठीक है, इट्स हार्डली यूज्ड। ओके चलिए भाई साहब, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास परसेंटेज इज डिनोटेड बाय W by W, ठीक है। डेफिनेशन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 100 ग्राम्स ऑफ द सॉल्यूशन इज नोन एज मास परसेंटेज। तो कितना आपका अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है 100 ग्राम्स में, तो आपका क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है, वेट बाय वेट परसेंटेज। तो दिस विल बी फॉर्मूला भाई साहब, मास परसेंटेज ऑफ द कंपाउंड विल बी मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। समझ में आ रहा है ये? अगेन केमिस्ट्री में आप बहुत बार देखोगे यहाँ वेट बोल रहे हो, यहाँ मास बोल रहे हो, इस सबसे फर्क नहीं पड़ता है। केमिस्ट्री में हमारा मास और वेट ऑलमोस्ट पैरेलली चलता है, ठीक है। हाँ, फिजिक्स में वी आर वेरी पर्टिकुलर, ठीक है, मास और वेट हैज अ डिफरेंस, ठीक है। तो आपका भाई साहब केमिस्ट्री में वही सेम ही है, ठीक है। सो आप यहाँ पे वेट लिख दोगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मास लिखोगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो व्हाट इज वेट बाय वेट परसेंटेज, weight of the solute upon weight of the solution into 100। Are we clear to this one people? बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। ओके, what do you mean by 35% weight by weight glucose solution? इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है भाई साहब, इसका मतलब ये है कि 35 grams of glucose are present in 100 gram of glucose solution। समझ में आ रहा है ये? 35% weight by weight means 35 gram of glucose are present in 100 gram of solution, that is what it means, ठीक है। 35 gram of glucose is present in 100 gram of solution। weight of glucose भाई साहब आपका कितना हो गया 35, weight of solution कितना हो गया 100 grams। तो weight of solvent यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई साहब solvent का weight कितना हो जाएगा, this will be 100 minus 35, that will be 100 minus 35, that is how much, that will be basically 65 grams। तो आपका solvent का weight कितना हो गया भाई साहब आपका 65, solute का weight कितना हो गया 35, ठीक है। क्वेश्चन है भाई साहब, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन डिसॉल्व्ड इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। चलिए इसको जरा करने की कोशिश कीजिए। मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, सो 22 ग्राम। अभी देखो आप फिर से देखो यहाँ पे बेंजीन किस टाइप का सॉल्यूशन है रे, ये हो गया आपका पोलर नॉन पोलर, ठीक है। और आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड इज आल्सो नॉन पोलर, सो लाइक डिसॉल्व्स लाइक, ठीक है। मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिसॉल्व्ड इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। तो आपका भाई साहब 22 ग्राम किसका है, यहाँ पे आपका सॉल्यूट कौन हो गया, सॉल्यूट इज बेंजीन, ठीक है। और सॉल्वेंट कौन हो गया भाई साहब आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो आपका वेट बाय वेट परसेंटेज क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट, दैट इज यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा बेंजीन, एंड वेट ऑफ सॉल्यूशन। वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा भाई साहब, वेट ऑफ बेंजीन प्लस वेट ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड इनटू 100 वाट, ठीक है। तो कितना हो गया भाई साहब, यहाँ पे वेट ऑफ बेंजीन का बात करेंगे तो कितना हो गया 22, वेट ऑफ आपका इसका कितना हो जाएगा, दिस विल बी वेट ऑफ बेंजीन इज 22 प्लस वेट ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड इज
122 into 100. So that gives you how much people? 22 upon 2 plus 2 4, 2 plus 2 4 1 into 100. So this will be 2 11s are 2 7s are 14, 2 2s are 4, 1100 upon 72 कर लो भाई साहब, इसका कितना कितना आएगा 15.2। चलिए भाई साहब, तो यहाँ पे हो गया आपका बेंजीन कितना हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड कितना हो गया 122, मास ऑफ सोल्यूशन कितना हो जाएगा 22 प्लस 122 दैट इज 144। ओके, मास परसेंटेज ऑफ द सोल्यूट विल बी मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। ठीक है, सो आपका हो गया 22 by 144 into 100, दैट विल बी हाउ मच 15.28%। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ओके, ठीक है, तो ये हो गया आपका मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्वेंट। यहां पे देखो ये पूछा है कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। ध्यान दो, यहां पे दोनों का पूछा है। मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन आपने जो निकाला वो कितना आया 15.28, तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा 100 माइनस 15.28। समझ में आ रहा है भाई साहब? 100 से माइनस कर दो तो ये हो गया आपका कितना, दिस विल बी 84.72। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? तुम वहीं रखो। अच्छा, किसने कुछ किया नहीं? हाँ, फिर मैं रखता हूँ। ठीक है, जाइए। ठीक है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपलम? चलो भाई साहब, वॉल्यूम परसेंटेज it is denoted by V by V. Okay, so what will this be? Volume of solute upon volume of solution into 100, that will be volume percentage। ठीक है, so यहाँ पे हो गया the volume of solute in milliliter present in 100 milliliter of the solution, this is called volume percentage। फॉर्मूला कितना हो जाएगा, volume percentage of a compound, volume of solute upon volume of solution into 100। are we clear to this one people? हम समझ में आता है? बहुत बढ़िया भाई साहब। क्वेश्चन है यहाँ पे, can you tell what 10% of ethanol means? Please close the door. Okay, what 10% of ethanol means? 10 gram of 10% of ethanol। अभी इथेनॉल है भाई साहब, इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। आपका इथेनॉल ग्राम्स में नहीं होगा, लिक्विड है तो वॉल्यूम में होगा। तो 10 मिलीलीटर ऑफ इथेनॉल इज प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ द सोल्यूशन। समझ में आ रहा है? मतलब आपने जो दारू बनाया उसमें से 10% इथेनॉल। ठीक है, 10 milliliter of ethanol, 10 milliliter of ethanol is present in 100 milliliter of solution। ठीक है, theorem। Calculate the volume percentage of 10% of ethyl alcohol in a solution of water। Volume percentage कितना हो जाएगा इथाइल अल्कोहल का वाटर में, मतलब इथेनॉल का वाटर में। तो आपका देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना है यहाँ पे, वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 10 मिलीलीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा भाई साहब, ऑब्वियसली वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कितना हो गया भाई साहब 90। ठीक है, सो दिस विल बी हाउ मच, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, सो दैट विल बी 10 अपॉन 100। क्यों किया उसको 90 को क्यों निकाला था, किस लिए निकाला था, यही तो निकालना चाहता, अगर मैं भी नहीं समझ पाया क्यों निकाला उसको। ठीक है, तो दिस विल बी 10। सिंपल, समझ में आ रहा है ये? ओके, क्योंकि आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट नहीं है, सो देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ फाइंडिंग आउट द वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, यू कैन स्क्रैप दैट प्रोसेस, दिस विल बी हाउ मच 10। मास बाय वॉल्यूम एंड परसेंटेज एंड पार्ट्स पर मिलियन, ये पार्ट्स पर मिलियन आपका गैसेस सॉल्यूशन के लिए है। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, व्हाट इज द मास ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, ओके, इट इज डिनोटेड बाय W by V। तो the mass of solute in grams, so mass of solute in grams present in 100 milliliter of solution, or it is the mass of solute dissolved in 100 milliliter of the solution। ठीक है, mass of solute in grams present in 100 milliliter of solution। ठीक है, mass by volume percentage, तो ये कितना हो जाएगा, mass of solute upon volume of solution into 100। क्या इसका mass of solute upon volume of solution into 100, this will be volume, mass by volume percentage। okay, what is meant by 10% W by V? इसका मतलब क्या हो जाएगा, 10 ग्राम of solute is present in 100 ml of what, and in present in 100 milliliter of solution। ठीक है,
तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं 10 ग्राम ऑफ द सल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ द सोल्यूशन। क्लियर है? बहुत बढ़िया भाई साहब। तो यहाँ पे हो गया आपका 10 ग्राम्स ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन। कैलकुलेट द मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ NaOH व्हेन 10 ग्राम ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन। कितना हो जाएगा? 10/100। सिंपल भाई साहब। तो 0.1 इंटू 100%, तो कितना हो जाएगा? 10%। ठीक है, दैट विल बी 10%। सो मास ऑफ सल्यूट 10 ग्राम्स, तो ये हो गया 100। ठीक है, ये हो गया आपका मास ऑफ सल्यूट, तो दिस विल बी 10/100 इंटू 100, तो दैट विल बी 10%। पार्ट्स पर मिलियन, व्हेन अ सल्यूट इज प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज देन इज कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन इन पार्ट्स पर मिलियन। जब आपका सल्यूट बहुत स्मॉल क्वांटिटीज या ट्रेस क्वांटिटीज में प्रेजेंट होता है देन इज कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन इन पार्ट्स पर मिलियन। फॉर्मूला भाई साहब क्या है पार्ट्स पर मिलियन का? नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट्स इन सॉल्यूशन इनटू 10⁶। ठीक है, तो नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट, कितना पार्ट्स कंपोनेंट का है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट्स इन अ सॉल्यूशन इनटू 10⁶। पार्ट्स पर मिलियन है ये। ठीक है, ओके ओके ओके। मिलियन में 10⁶ होता है। फॉर एग्जांपल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन सी वाटर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन पार्ट्स पर मिलियन। तो सी वाटर में आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट्स इन वाटर और एटमॉस्फेयर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन पार्ट्स पर मिलियन। आप अगर खांडेश्वर स्टेशन की तरफ जा रहे होगे तो जो नई बिल्डिंग्स बन रही हैं, देखो वहां पे एक बोर्ड लगा है। ठीक है, उसमें देखो AQI लिखा है, मतलब AQI मतलब एवरेज क्वालिटी इंडेक्स ऑफ एयर है, और उसमें आपको दिखेगा पार्ट्स पर मिलियन दिया हुआ है, पोल्यूटेंट्स के पार्ट्स पर मिलियन। वो ऐसे ही मतलब डिस्प्ले बोर्ड है और उसमें वो होता रहता है। इट एक्चुअली गिव्स यू द फिगर्स एज इट इज। ठीक है, तो AQI मतलब आपको एवरेज क्वालिटी इंडेक्स है। तो आप अगर देखोगे पोल्यूटेंट्स इन एटमॉस्फेयर और वाटर, आपके मोबाइल में भी आता है AQI। ठीक है, कैन बी एक्सप्रेस इन पार्ट्स पर मिलियन। ओके, क्वेश्चन, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लोराइड आयन इन वाटर एंड एनी अदर यूज। ये कहां से आ गया भाई साहब? ओके, 1 parts per million of fluoride ions concentration in water prevents tooth decay। ठीक है, 1 part per million, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, फिर उल्टा हो जाएगा। ठीक है, 1 parts per million of fluoride ions concentration in water prevents tooth decay। ये आपके टूथ डिके को बचाता है। तो आपके जो भी टूथपेस्ट होते हैं उसमें फ्लोराइड होता है। ठीक है, ओके, तो 1.5 ppm ऑफ फ्लोराइड आयंस इन वाटर लीड्स टू मॉटल्ड टीथ। तो आपका भाई साहब उल्टा हो जाएगा, अगर इससे ज्यादा बढ़ गया, 1 parts per million से ज्यादा बढ़ गया तो गया फिर टीथ को। ठीक है, हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड आयंस इन वाटर बिकम्स पॉइजनस। ठीक है, तो हायर कॉन्सेंट्रेशन अगर हो जाए फ्लोराइड आयंस का तो इट विल बिकम पॉइजनस। सेम चीज जो अच्छा है एक कॉन्सेंट्रेशन के बाद वो बुरा हो जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है? 1 parts per million जो अच्छा है आपके, आप देखो ना भाई साहब, आपके स्टमक में HCl जनरेट हो रहा है, आप खाना ठूंसते हैं HCl जनरेट हो रहा है, खाना ठूंसते हैं HCl, ज्यादा खाना ठूंस लिया तो ज्यादा HCl जनरेट हो जाएगा, फिर एसिडिटी होगी। तो वही चीज जो आपके डाइजेशन में सहायक है, आपके ओवर ईटिंग से वही चीज आपके लिए भाई साहब पेन बन जाएगा। समझ में आ रहा है? तो किसी भी चीज का अगर एक मात्रा क्रॉस करती है तो वो उल्टा असर हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 ppm ऑफ फ्लोराइड आयंस कॉन्सेंट्रेशन इन वाटर प्रिवेंट्स टूथ डिके, लेकिन वही 1.5 ppm एक्चुअली रिजल्ट्स इन मॉटल्ड टीथ। ठीक है, आपके भाई साहब दांत गलने लगेंगे। हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड आयंस इन वाटर बिकम्स पॉइजनस, दैट विल बिकम पॉइजनस। सोडियम फ्लोराइड इज यूज्ड इन रैट पॉइजन। ठीक है, आपके रैट पॉइजन में सोडियम फ्लोराइड यूज होता है, इतना ज्यादा पॉइजनस है वो। ठीक है, क्लियर है? ओके, वाटर पोल्यूशन कैन बी मेजर्ड इन the weight by weight percentage, weight by volume percentage, volume by volume percentage और ppm, so this will be ppm। ठीक है, ओके ओके ओके। मोल फ्रैक्शन पे आते हैं, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, फिर से बता रहा हूं, इसका मतलब आपको सबसे ज्यादा यूज मिलेगा इस पर्टिकुलर चैप्टर में, सॉल्यूशंस में। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्यूट इज इक्वल टू व्हाट? टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन। Mole fraction of any content will be total number of moles of that content upon total number of moles of the solution। मतलब समझो अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि XA psi of A, that is let's say psi of B है, और बहुत सारे कंपोनेंट्स है, ये सॉल्वेंट है। ठीक है, या समझ लो ये सॉल्वेंट है। लेट्स से एक कोई सोल्यूशन है जिसमें A भी है, B भी है, C भी है, D है। ठीक है, और लेट्स से ये सॉल्वेंट है, सबसे ज्यादा मात्रा में ये प्रेजेंट है।
तो इसका क्या हो जाएगा बोलो, दिस विल बी मोल्स ऑफ ए अपॉन, तो मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी प्लस मोल्स ऑफ सी प्लस मोल्स ऑफ डी, ये सब हो जाएगा, ठीक है, टोटल हो जाएगा। क्लियर है? मुझे मालूम था तो बी तक रुक जाएगा, ठीक है। ओके, मोल फ्रैक्शन, it is denoted by psi, the ratio of number of moles of one component to the total number of moles of all the components present in a solution is basically known as mole fraction, ठीक है। ओके, so for example in a binary mixture किसको बोलते हैं बच्चा वाड़ी, जिसमें दो हो, ठीक है, आपके सोल्यूट और सॉल्वेंट दो हो, ठीक है। इफ द नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पे बाइनरी है तो यहाँ पे एन बी तक कहानी खत्म होगी, लेकिन जो मैंने दिया था वो बाइनरी नहीं था, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे एन ए हो गया सोल्यूट सॉल्वेंट और ये हो गया भाई साहब आपका सोल्यूट NaNB, तो साई ऑफ A विल बी इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस NB। ओके, फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग I नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, बहुत सारे कंपोनेंट्स का क्या हो जाएगा भाई साहब, दिस विल बी इक्वल टू, दिस विल बी, और सारे ऐड करते रहेंगे आप, ठीक है, सारे मोल्स को ऐड करेंगे आप, ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके, सो दैट विल बी बेसिकली सिग्मा Ni, आर वी क्लियर ऑन दिस वन? द सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इज यूनिटी, मतलब कैसा है देखो, साई ऑफ ए, अगर मतलब एक बाइनरी सोल्यूशन है ए और बी, ठीक है, तो साई ऑफ ए विल बी एन ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, और साई ऑफ बी कितना हो जाएगा बोलो, बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं, साई ऑफ ए प्लस साई ऑफ बी, तो कितना आ जाएगा बोलो, ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे एन ए प्लस मोल्स ऑफ बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, तो ये कितना हो गया भाई साहब 1, यही बोला जा रहा है। देखो सारे मोल फ्रैक्शंस, अगर सारे कंपोनेंट्स हैं और उनके सारे मोल फ्रैक्शंस को अगर आप ऐड करेंगे तो व्हाट यू विल गेट इज यूनिटी। द सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इज ऑलवेज यूनिटी, ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम चाहे एक हो, चाहे दो हो, चाहे चार हो, चाहे 10 हो, ठीक है। सो दैट इज साई 1 प्लस साई 2 प्लस साई n, दिस विल बी इक्वल टू 1, ठीक है। ओके ओके ओके, इट इज यूजफुल इन रिलेटिंग सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस लाइक वेपर प्रेशर, रॉड्स लॉ जब आप पढ़ेंगे तो खासकर ये काम आएगा। इट हैज नो यूनिट्स, यूनिट्स क्यों नहीं है भाई साहब, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऊपर न्यूमरेटर में भी है और नंबर ऑफ मोल्स नीचे डिनोमिनेटर में भी है। सो ऑब्वियसली भाई साहब दोनों भी सेम अगर होंगे तो रेशियो हो जाएगा, दैट वुड बी अ सिंपल रेशियो विदाउट एनी यूनिट्स, इट विल नॉट हैव एनी यूनिट्स। इट हैज नो यूनिट्स बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर अलॉन्ग विथ मोलैलिटी। मोल फ्रैक्शन इज अनदर फैक्टर विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि मोल फ्रैक्शन आपका क्या होता है, मोल फ्रैक्शन में आप क्या ले रहे हैं, मोल्स अपॉन मोल्स, और मोल्स इंपैक्ट नहीं हो रहे हैं टेम्परेचर से, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन इज आल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। यहां पे आपने वॉल्यूम लिया ही नहीं है ना, आपने भाई साहब सॉल्वेंट या सोल्यूट या किसी का भी वॉल्यूम नहीं कंसिडर किया है, और जब तक आप किसी भी मैट्रिक्स में वॉल्यूम को कंसिडर नहीं करते हैं तब तक आप टेम्परेचर को भाई साहब कंसिडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ओके, मेक अ नोट, नोट बनाओ, नंबर ऑफ मोल्स n इज इक्वल टू वेट अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, जरूरी नहीं है। चलिए, मोल परसेंटेज क्या है भाई साहब, मोल फ्रैक्शन इनटू 100, ठीक है। मोल परसेंटेज क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन इनटू 100, मोल परसेंटेज मतलब क्या हो जाएगा, देखो Na अपॉन Na प्लस NB इनटू 100, ये हो जाएगा आपका मोल परसेंटेज, ठीक है। ओके ओके ओके, क्वेश्चन है भाई साहब यहाँ पे, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 in a solution containing 98% of H2SO4 by mass, ठीक है। ओके, चलिए भाई साहब मोल फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4, यहाँ पे भाई साहब H2SO4 कितना है, 98% है। 98% मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब, 1000 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में कितना भाई साहब H2SO4 होगा, 1000 ग्राम क्यों ले रहा हूँ भाई साहब, 100 ग्राम लेते हैं, 100 ग्राम में कितना ग्राम H2SO4 होगा, 98 ग्राम ऑफ H2SO4। इस 98 ग्राम का मोल्स निकाल लो भाई साहब, 98 ग्राम इसका हो गया, और इसका अगर आप मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो 2 प्लस 32 प्लस 16 इंटू 4 64, ये कितना आ जाएगा 98, तो 98 बाई 98 कितना हो गया 1 मोल। तो H2SO4 का मोल कितना हो गया, ये हो गया NH2SO4 अपॉन N ऑफ H2SO4 प्लस 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 N ऑफ वाटर, है कि नहीं, H2O। तो यहाँ पे N ऑफ H2SO4 कितना हो गया 1 प्लस वाटर का भाई साहब मोल्स कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे वाटर कितने का हो जाएगा 2 ग्राम्स का, 2 ग्राम्स का वाटर का नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा 2 ग्राम अपॉन 18, तो 2 अपॉन 18 दैट विल बी हाउ मच 1/9, ठीक है। सो दिस विल बी 1 अपॉन 1/9, सो दैट विल बी हाउ मच 9 प्लस 1 दैट इज 10/9, और इधर हो गया 1, ये 9 गया भाई साहब ऊपर 9/10, सो दैट विल बी 0.9, ठीक है। सो मोल फ्रैक्शन इज 0.9
फॉर H2SO4। बच्चा पार्टी समझ में आ रहा है भाई साहब ये, ठीक है। सो वेट ऑफ वाटर दिस विल बी हाउ मच, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/1.9, दैट इज 0.9, ठीक है। क्लियर? ओके ओके ओके। सो अ सॉल्यूशन ऑफ सक्रोज इन वाटर इज लेबल्ड एज 20% वेट बाय वेट। व्हाट वुड बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन सॉल्यूशन? तो भाई साहब यहाँ पे आपका कितना है, देखो 20% वेट बाय वेट, मतलब आपका 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन कंटेन्स 20 ग्राम ऑफ सक्रोज, ठीक है। 20 ग्राम ऑफ सक्रोज। अभी वैसा सक्रोज का वैसा मैं मॉलिकुलर फॉर्मूला भूल गया, ओके। C12H22O11, तो इसका हो जाएगा भाई साहब कितना, 12 12 और 22 और 22 और 11 इंटू 16, तो 12 प्लस 22 प्लस 11 इंटू 16, सो दैट्स गोइंग टू बी हाउ मच, 12 प्लस 22 प्लस 176, so this is going to be 6 plus 7 8 9 10, 2 plus 2 4, 4 plus 7 11, 210, ठीक है। ओके, मोलर मास ऑफ सक्रोज हो गया ये, ओके। मास ऑफ सक्रोज इतना और मोलर मास ऑफ सक्रोज हो गया इतना। 100 ग्राम कंटेन्स 20, हाँ अरे 144 हो जाएगा यार, 144 प्लस 22 प्लस 176, करो भाई साहब कितना होगा ये, कितना होगा ये, कितना 342 ओके 342 हो गया भाई साहब ये, ठीक है। मास ऑफ सक्रोज इज हाउ मच, 342, ओके। मास ऑफ वाटर कितना है भाई साहब आपका 100, तो अगर आप देखोगे 100 ग्राम ऑफ वाटर में 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, एक्चुअली वेट बाय वेट परसेंटेज है, में कितना है भाई साहब आपका 20 ग्राम ऑफ सक्रोज है, ठीक है। तो 20 ग्राम का मोल्स निकाल लो, 20 अपॉन कितना भाई साहब 342, ठीक है। और ये होगा आपका 20 अपॉन 342 प्लस प्लस प्लस, यहाँ पे आपका वाटर का मास कितना हो जाएगा 80 ग्राम्स, 80 ग्राम्स के वाटर का मोल्स कितना हो जाएगा 80 अपॉन 18। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। 20/342 का मोल्स हो गया किसका, सक्रोज का, सक्रोज अपॉन वाटर का मोल्स कितना हो जाएगा 80 अपॉन 18, ठीक है। तो ये हो गया भाई साहब 80 20 अपॉन, तो ये हो गया आपका 0.5, तो ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सक्रोज प्लस 4.45, सो दिस इज गोइंग टू बी दिस मच, ठीक है। साई ऑफ वाटर आपका इतना हो जाएगा, ओके। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन अ सोल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। चलिए जरा देखिए क्या है, कैसे कर लिया, ये तो अभी दिया 30%, हाँ। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन पूछा है आपको, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन अगर पूछा है C6H6, तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन कितना हो गया, वेट ऑफ बेंजीन अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेंजीन, ठीक है। ये हो गया वेट ऑफ बेंजीन अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेंजीन प्लस वेट ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। वेट ऑफ बेंजीन कितना है भाई साहब, वेट ऑफ बेंजीन देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 30%, ठीक है। अभी यहाँ पे 30% ऑफ मास क्या है, सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो यहाँ पे CCl4 कितना है भाई साहब 30 ग्राम से, ठीक है। और बाकी का बेंजीन है, तो बेंजीन कितने का हो जाएगा भाई साहब आपका 30% बाई वेट है ना, तो ये हो गया आपका 70 ग्राम्स आपका बेंजीन हो गया। सो बेंजीन इज डेफिनेटली व्हाट, द सॉल्वेंट, ठीक है। सो बेंजीन इज द सॉल्वेंट, बच्चा बाड़ी करते हैं भाई साहब इसको, ओके। तो आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन कितना हो जाएगा, अगर हम बेंजीन का निकालें यहाँ पे 70 बाई, यहाँ पे कितना हो जाएगा 70 बाई 12 6 72 प्लस 6 78, 70 बाई 78 अपॉन 70 बाई 78 प्लस 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 CCl4 का कितना हो जाएगा भाई साहब 30 बाई, यहाँ पे हो गया आपका कितना रहा है, कार्बन का 1 और 35.5 इंटू 4, सो दैट विल बी 1 प्लस 5 4 20 142 है। चलिए भाई साहब, ओके।
करो भाई साहब इसको 70/78 कितना हो जाएगा 35/39 35/39 ये कितना हो जाएगा 15 2 7 14 2 1 2 ठीक है तो 35/39 अपॉन 35/39 प्लस 15/71 कितना आ रहा है 1.109 ये किसका भाई साहब हो गया साई ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू 1.09 है 109 चलो भाई साहब 1.109 तो आपका इसका कितना हो जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड का 1 माइनस नहीं आ नहीं सकता ये गलत है ये आ नहीं सकता ये क्योंकि देखो वैसे भी डिनोमिनेटर तुम्हारा ज्यादा है डिनोमिनेटर अगर ज्यादा होगा तो 1 नहीं आ सकता उसको 0 पॉइंट ही होना पड़ेगा 0.89 चलो भाई साहब फिर तुम्हारा हो गया यहाँ पे 0.89 और ये कितना होगा 15/71 ये वाला नहीं टोटल 1.21 इसका कितना आ रहा है 15/71 0.211 तो यहाँ पे हो गया 0.89 अपॉन क्या यही है ना 1 9 + 1 10 8 + 1 9 10 11 कितना आ रहा है क्या हुआ हाँ हरेश कितना आ रहा है 0.808 इसका फाइनल आंसर कितना आ रहा है 0.808 ठीक है देखते हैं नहीं भाई साहब 0.4583 आया तुम लोगों ने कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ किया है भाई साहब ठीक है ओके ठीक है जाइए